quite recently, and then I went on to complete my bachelor's in English literature. As an aside, I have spent a whole lifetime in creative writing and critiquing, and that career has been spanning over a decade. I've been published in a lot of international and national journals and newspapers, and I've been getting training from a lot of international authors and editors, including Ellen Datlow, Paul Tremblay, Eli Liu, Usman Tanveer Malik, Bilal Tanveer, and Musharraf Ali Faruqi. So that's enough about myself. So as we all know, we have gathered here today for the demo or orientation class of English essay. So without further ado, we should delve into the nuances of that topic. हमारा आज का lecture basically 3 parts पर मुश्तमिल होगा. Today's lecture would comprise of 3 parts. सबसे पहले मैं आपको essay का introduction दूंगी कि ये subject आखिर है क्या और इस subject की nature क्या है. Second part में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस subject को, अब जो essay का subject है, उसे tackle कैसे करना है, या in other words इसको pass कैसे करना है. You can also paraphrase it as कि इस subject को fail कैसे किया जाता है. Since we all know that 80 to 90% of aspirants every year fail in the subject of English essay. So what are the basic reasons behind the fact that English essay का failure ratio इतना high है? देखें, और हम ये पढ़ेंगे क्यों? इससे पहले कि हम essay का structure पढ़ें या essay के बारे में कोई और details पढ़ें, ये जरूरी है कि हमें ये तो पता हो कि essay लिखने के goals और objectives आखिर होते क्या हैं. जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक ब्लूप्रिंट उस बिल्डिंग का लाजमी होता है. वो ब्लूप्रिंट हमें ये बात बार बार रिआइटरेट कराता है और हमें रिमाइंड कराता है कि आखिर इस बिल्डिंग को हमने किन फाउंडेशंस पे बिल्ड करना है और किस तरह बिल्ड करना है और आखिर उसके मकासद क्या है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव बिल्ट एन इग्लू ऑन अ बीच. अब वो इग्लू जो आपने बनाया है एक बीच के ऊपर, although in itself, in its whole structure and its functions, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा और वो इग्लू बहुत परफेक्टली लुकिंग होगा, परफेक्टली बना हुआ होगा. लेकिन आपने एक बीच के ऊपर एक इग्लू बना दिया है, तो क्या वो अपना फंक्शन पूरा कर पा रहा है? नो, इट कुड नॉट डू दैट. सिमिलरली आपने नॉर्थ पोल के ऊपर एक समर हाउस या बीच हाउस बना दिया है. अब ऑल्दो आपने उसका स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरीके से मेटिकुलसली फॉलो किया होगा, आपने उसके सारे प्रीरेक्विजिट्स बनाए हैं, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, इट इज रेजिलिएंट, इट इज स्ट्रांग, बट a thing is only as good as long as it fulfills the function that it is designed to fulfill. कोई भी चीज तब तक ही ठीक है, तब तक ही अच्छी रहती है जब तक जो उसके मकासद हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसके डिमांड्स हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको पूरा करता है, तभी तक वो चीज कारआमद होती है. अदरवाइज दैट थिंग इज यूजलेस. सो यू हैव टू नो कि आपके एस्से के आखिर मकासद हैं क्या. FPSC ने एस्से का सब्जेक्ट रखा ही क्यों है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है जिसके ऊपर फिर आप उसका सारा स्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे और पूरा एस्से लिखेंगे, राइट? सो दैट वुड कंप्राइज द पार्ट 2 ऑफ आवर क्लास टुडे. और पार्ट 3 में आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. द फ्लोर विल बी ओपन फॉर यू. आपकी क्वेरीज जो भी होंगी मैं आपको एड्रेस कर दूंगी. आप चाहें तो आप खुद को अनम्यूट करके एड्रेस करवा सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में यू कैन लीव योर क्वेश्चंस ओवर देयर एंड आई विल बी रीडिंग देम एंड आई विल बी एड्रेसिंग देम इंशाल्लाह शॉर्टली. ओके, सो हम लोग बिगिन करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले तो ये है कि एस्से है क्या. बेसिकली वी ऑल नो कि CSS के अंदर वी हैव 12 सब्जेक्ट्स. 6 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए यू नीड 40 मार्क्स एज अ बेयर मिनिमम, और ऑप्शनल को पास करने के लिए यू नीड 33 मार्क्स एज अ बेयर मिनिमम. सो दैट इज द touchdown, that is the touchstone, the minimum criteria जो आपको पास करने के लिए चाहिए. दूसरी बात ये है कि CSS में हम सबको पता है कि हमें 12 के 12 सब्जेक्ट्स पास करने की जरूरत है. If we get flunked in only a single subject, that means कि सब 12 के 12 में हम फेल हैं and next year we'll have to appear again. So the whole cycle will go round and round again and again until आप 12 के 12 सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर लेते. So, अगर आपका एक भी सब्जेक्ट फेल है, that means कि बाकी 11 में आपका टॉप भी होगा, तो आप you will not be running in this race for the seats of CSS or you will not get allocated in any case, right? अच्छा, तो अब इंग्लिश एस्से की क्या इंपॉर्टेंस है? इंग्लिश एस्से की ये इंपॉर्टेंस है कि हम हर साल ये ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट कि 80 to 90% of the students get flunked in English essay. What does that mean? That means that your allocation itself is contingent upon the subject of English essay.
क्या मतलब कि सबसे ज्यादा लोग इसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो आपकी एलोकेशन का दारोमदार इस सब्जेक्ट पे है, क्योंकि बाकी 11 के 11 सब्जेक्ट्स में आप टॉप भी कर लेंगे तो ऐसे फेल करके आपकी एलोकेशन रह जाएगी, and you will have to go for a second attempt and then for a third attempt, and by that time you will have exhausted all of your attempts, right? So essay की एक तो ये इम्पोर्टेंस है। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है कि दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन 100 मार्क्स का आता है। Aspirants kindly mute yourself. Thank you. ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें एक ही क्वेश्चन 100 मार्क्स का आ रहा होता है। आपने आज तक जिंदगी में बड़े बड़े एग्जाम्स दिए होंगे और बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ होगा जिसमें एक ही सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के लिए लिखना पड़े। सो दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर जो एसे की इंपॉर्टेंस को मजीद बढ़ा देता है कि एक क्वेश्चन है या तो इसमें आर है या पार है, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन बेसिकली, राइट? सेकेंडली, आपका इसका अब सिलेबस क्या है? अब हम ये देख लेते हैं कि ये तो इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है एसे की, तो अब इसका सिलेबस क्या है? सर उमेर, वुड यू काइंडली शेयर द स्क्रीन फॉर द सिलेबस? ऑलराइट, आई होप आप सबको स्क्रीन शेयर पे इंग्लिश एसे का एफपीएससी का सिलेबस नजर आ रहा होगा। ये वो सिलेबस है जो एफपीएससी ने हमें स्टिपुलेट किया है कि एसे के लिए आपको ये चीज तैयार करके जानी है। सो लेट्स सी व्हाट द एफपीएससी इटसेल्फ इज सेइंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ English essay. Candidates will be required to write one or more essay in English. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. Thank you, Sir Umer. You can revert to a normal screen now. So, आप लोगों ने देखा कि English essay के लिए syllabus तो बस यही है। That means उसने topics तो आपको कोई नहीं दिए हुए, कोई एक ambit उसने नहीं खींचा, कोई दायरा नहीं लगाया जिसके अंदर ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके चले जाएंगे तो आपका essay जो है वो सिक्योर हो जाएगा, unlike the other subjects. तो ये भी एक इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है या एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वहां बाकी सब्जेक्ट्स में उसने आपको एक वेल डिफाइंड सिलेबस दे दिया। ऐसे में इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जामिनर, अपॉन हिज डिस्क्रिशन ही कैन गिव यू एनीथिंग अंडर द सन. He can ask you any question and you are expected to write comprehensive, technically treated and research-based essay on that. ये सब टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये हम अभी आगे चल के देखते हैं कि टेक्निकल क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, ये रिसर्च बेस्ड क्या होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि एसे का सब्जेक्ट इसलिए भी हमारे लिए मुश्किल बन जाता है कि हमारा कोई वेल डिफाइंड सिलेबस एफपीएससी ने उसके लिए नहीं दिया। तो आपको किसी भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड रहना है एंड ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम you being a candidate of CSS are expected to have thorough knowledge enough to suffice yourself कि आप 2500 से 3000 वर्ड्स का एक ऐसे उसके ऊपर लिखकर आ सकें within the stipulated time of 3 hours, right? So हम लोगों को इस सब्जेक्ट का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो हो गया कि CSS का ऐसे है क्या। अब हम ये देख लेते हैं कि CSS में ऐसे का सब्जेक्ट डालने का बेसिकली रैशनल क्या है, क्या वजह थी, एग्जामिनर को क्या जरूरत पड़ी कि उसने CSS में ऐसे जैसा सब्जेक्ट डाला। क्या इस सब्जेक्ट डालने का मकसद ये था कि he just wants the candidates to fail in the maximum? नहीं। क्या इसका ये मकसद था कि आपकी सिर्फ इंग्लिश जज की जा सके and your proficiency in the English language or your command over the language of English should be judged? Is that the sole purpose of this? No, not at all. पहली चीज आप लोगों को ये समझ लेने की जरूरत है कि इंग्लिश एसे का मकसद हरगिज कतन ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश जज की जाए। English is just a medium for the essay. Basically, this is an English essay. English सिर्फ एक जबान है, एक मीडियम है जिसमें आप essay को कन्वे कर रहे हैं। essay के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं देखी जाएगी, देखा क्या जाएगा 5-6 और भी कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको जज किया जा रहा होगा, एंड इंग्लिश इटसेल्फ इज ओनली वन ऑफ दोस कंपोनेंट्स। और ये बात मैं बहुत ज्यादा कन्विक्शन से आपको बता रही हूँ कि अगर ये उर्दू ऐसे भी होता या कोई और रीजनल लैंग्वेज होती, पंजाबी या सिंधी या पश्तो ऐसे भी होता, तो इसके फेलियर रेट और पासिंग रेशो इतनी ही होती जितनी की अब है। That is to say कि English language in itself is not to be blamed in here.
रादर हमारी एस्से की तरफ की अप्रोच जो है और जो एस्से की डिमांड्स को समझने में हम लोगों की तरफ से एक कोताही, एक गलती हो रही है, वो समझने की चीज है, वो एक ऐसी चीज है जिसको हमने अप्रोच करने की जरूरत है, सो दैट वी वुड बी एबल टू टैकल द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एस्से इफेक्टिवली, राइट? तो अब वो वाली चीजें क्या हैं वो हम अब देखते हैं। अब यहाँ पर एक तो सबसे पहले बहुत सिंप्लीफाइड सा आंसर दे दिया जाता है। जैसे बहुत ज्यादा सेकंड अटेम्प्टर्स ये सवाल करते हैं कि अच्छा हमने स्ट्रक्चर को तो बहुत मेटिकुलसली फॉलो किया, वी जॉइंड अ वेरी लाविश अकेडमी, वी पेड वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस टू वेरी यू नो जायंटिक जायंट्स ऑफ एस्से जो कि बहुत ज्यादा जाने माने हैं, बट वी स्टिल गॉट फ्लंक्ड इन द एस्से, व्हाई डिड दैट हैपन? अब उसका एक ओवर सिंप्लीफाइड आंसर ये दे दिया जाता है कि यहाँ पर एस्से में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, एस्से में लक फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, और आप एग्जामिनर की बेहेस्ट पे होते हैं, उसका मूड होगा तो आपको पास कर देगा, लक बहुत ज्यादा है, दिस एंड दैट। सो वी आर मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू मेक अप फॉर समथिंग जिसका दारोमदार, जिसका इन्हिसार, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है एज अ स्टूडेंट। वाई? क्योंकि ऐसे लिख के तो हमने ही आना है ना। Unfortunately, as a nation, we have this dreadful tendency to blame everything over a third person. Kindly mute yourself. We have this tendency to blame something over a third person जिसको हम control नहीं कर सकते होते, to absolve ourselves of the blame, of the responsibility, जो चीज in the first place ruin हमारी वजह से ही हो रही है। So मेरी ये बात सारी करने का अभी तक मकसद ये है कि पहले दिन से आप इस फैलेसी में ना जाएं, डू नॉट फॉल इनटू दिस फेलेशियस आइडिया कि एस्से के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, या एस्से के अंदर एग्जामिनर के बेहेस्ट पर आप होते हैं, एग्जामिनर जो है वो अपने मूड की बेसिस पर ही कैन फ्लंक यू और नॉट फ्लंक यू। इट्स नॉट लाइक दैट। काइंडली ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, वरना आज से ही डे वन से ही जो आपके सारे एफर्ट्स हैं, दे विल गो डाउन द ड्रेन, इट्स गोना बी अ डाउनवर्ड स्पाइरल, और आप कभी भी जब तक खुद को फुली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकेंगे, यू वुड नॉट बी एबल टू फुली इक्विप योरसेल्फ फॉर द चैलेंज दैट लाइज अहेड ऑफ यू, एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू कम अप टू द चैलेंज दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, राइट? तो ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स वाकई एट प्ले ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं और बार बार करते हैं। किस तरह वो हम अभी देखते हैं। So basically candidates or aspirants, there is an answer to every question, and the answer to this question why 80 to 90% of the candidates are failing the essay is not the luck factor. Now what is the answer? Seek and you shall find. This is an old maxim, and now we're going to seek and find कि basically यहाँ पे कौन से factors at play होते हैं। तो अब हम उन factors को देखने के लिए क्या करें? हम क्या करेंगे, हम CSS का जो FPSC का एग्जामिनर है, जो आपका रिटन एग्जाम चेक कर रहा होता है, हम उसी से पूछ लेते हैं कि क्या वजह है कि इतने ज्यादा कैंडिडेट्स फेल कर रहे हैं। अब उससे पूछने का क्या तरीका है? एक तो हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है, सिलेबस में उसने हमें कुछ फैक्टर्स बता दिए, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, टेक्निकली ट्रीटेड, रिसर्च बेस्ड, राइट? अदर देन दैट हमारे पास क्या सोर्स है जिससे हम FPSC के कोवेटेड एग्जामिनर को अप्रोच कर सकते हैं? वो है CSS के एग्जामिनर रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जो CSS का एग्जामिनर देता है वो बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हर साल एग्जाम्स को चेक करने के बाद एग्जामिनर जो है वो रिलीज करता है, जिसमें वो ये बताता है कि इस साल मेरे पास जो एग्जाम्स आए उनकी क्या क्वालिटी थी, उनमें क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, कैंडिडेट्स में ज्यादातर क्या टेंडेंसीज ऑब्जर्व की गई, और किन वजूहात की बेसिस पर कैंडिडेट्स ज्यादातर फेल हुए या पास हुए। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस वाज इट डिसमल और वाज इट सैटिस्फैक्टरी? सो CSS के एग्जामिनर रिपोर्ट्स रिलीज हुई इन 2014, 16, 17 एंड 18, और हम लोगों के पास एक स्टार्टलिंग ऑब्जर्वेशन आती है कि इट फॉर्म्स अ पैटर्न। दैट इज टू से कि तकरीबन हर एग्जामिनर रिपोर्ट में वो बार बार एक ही जैसी बातें कर रहा है कि ये बातें हैं, ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर स्टूडेंट बार बार फेल करता है। और मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े ही कन्विक्शन के साथ आपको ये कह रही हूँ कि अभी जब 2020 की एग्जामिनर रिपोर्ट आएगी तब भी यही बातें हो रही होंगी। Why? Because हम लोग इतना ज्यादा फिक्सेटेड हो गए हैं इधर उधर की बातों से, रूमर से, या थ्योरेटिकल अप्रोच टू द एस्से से, कि प्रैक्टिकल अप्रोच या जो असल में एग्जामिनर की डिमांड्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर तो हम तवज्जो दे ही नहीं रहे।
एग्जामिनर जो हमें बार बार कह रहा है दैट इज बीइंग ड्यूली निग्लेक्टेड, इट इज नॉट बीइंग पेड हीड, और फिर उसका नतीजा क्या आता है, हम फेल हो जाते हैं। सो उस नतीजे से बचने के लिए अब वी हैव टू थोरोली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। लाइक आई सेड, इग्लू एंड बीच हाउस वाली एनालॉजी, कि आपको जब तक डिमांड, जब तक जरूरत जो है, जो आपसे मांगी जा रही है, वो फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी खूबसूरत इमारत खड़ी कर दें या कितना भी अच्छा ऐसे लिख दें, इट डज नॉट काउंट एट ऑल, इट इज गोना गेट फ्लंक्ड, इट इज गोना गो आउट द विंडो। तो अब जो बातें मैं करने जा रही हूँ, काइंडली लिसन टू देम केयरफुली, कि ऐसे के डूज एंड डोंट्स हैं क्या, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी नेसेसिटीज हैं, जिनके अराउंड हमने जाना है, वो तो हम आगे अपने सेशन में इंशाल्लाह काफी एग्जॉस्टिवली पढ़ लेंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। बट आपकी आज की जो फाउंडेशन है, जो आपके आज के कॉन्सेप्ट्स हैं, दे नीड टू बी वेरी क्लियर, ताकि आपकी सारी एनर्जीज उसी वे में डायरेक्टेड हो, मिसडायरेक्टेड ना हो। आपको पता हो कि आपने जब लिखना है तो आपने क्या सोच के लिखना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डूज एंड डोंट्स पर आ जाते हैं, विच हैव बीन मेंशन्ड राइट हियर। सबसे पहला जो डोंट है, जो एग्जामिनर आपको बता रहा है, वो ये है कि लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से क्या मुराद है? लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ये मुराद है कि जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, आपको उसके बारे में समझ ही नहीं आई कि आपसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। दैट इज टू से कि आपको सफिशिएंट उसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई। जब आपको खुद क्लैरिटी नहीं आई तो आपने एग्जामिनर को क्या समझा पाना है कि आप उसके बारे में क्या लिख रहे हैं, दैट टू इन 2500 to 3000 वर्ड्स एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, राइट? तो सबसे पहले तो आपका समझना जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट उसका क्या ले रहे हैं। लेट मी कोट एन एग्जांपल। एक ऐसे आया कुछ साल पहले कि चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, अब हमने क्या किया, अपेरेंटली हमें ये ऐसे बड़ा इजी लग रहा है, राइट? हमें लग रहा है कि एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, हमने इसके ऊपर सीधा सीधा जो है लिख देना है और हम पास हो जाएंगे। लिखते हुए समवेयर अलोंग द रोड आपको रियलाइज हुआ कि अब इसके तो 3 डिमांड्स हैं। There are changing regional dynamics, there are changing global dynamics, and then there's Pakistan's foreign policy in the light of all of that, right? In the light of all of those happenings that are happening in the region and around the globe. तो क्या होगा, हम लोग या तो मिसबैलेंस कर जाएंगे, या तो हमें जो है वो चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स इतनी ज्यादा उस पर हमारी ग्रिप नहीं हो रही होगी, या तो चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स पे हमारी इतनी ग्रिप नहीं है, या फिर हमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ज्यादा नहीं पता, या तो हमें उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता, या हमें उसका करंट एस्पेक्ट नहीं पता कि आजकल हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट, हाउ आर वी टेकिंग इट फॉरवर्ड, राइट? तो क्या होगा, इनबैलेंस में हम एक कंपोनेंट ज्यादा कर रहे होंगे, एक कंपोनेंट कम कर रहे होंगे, या फिर हम दोनों कंपोनेंट्स को ज्यादा कर रहे होंगे, एक को कम कर रहे होंगे। यहाँ पर यू नीड टू रियलाइज दिस कि जो सीएसएस का एग्जामिनर है, he has been checking these exams for 25 to 30 years. आपके एग्जाम की कॉपी जिस टाइम उसके हाथ में आती है ना, उसको देखते ही like weighs it through his eyes के उसके आप कितने पानी में हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, फौरन नजर आ जाता है आपकी क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहाँ वो क्या खराब है, और कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिस पर आपने ज्यादा फोकस किया हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आपने कम फोकस किया हुआ है, कहाँ पर क्लैरिटी है, कहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। आप एग्जामिनर को यहाँ पर चकमा नहीं दे सकते कि आपको अगर ऐसे की 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो 2 को आप बहुत अच्छी तरह टैकल कराए और 3rd को आप नहीं करके आए, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है पास हो जाएंगे। तो ये 39 और 40 वाली जो गेम है वो 39 पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द रिक्विजिट्स, तो फिर ही आप ये अश्योर कर सकते हैं कि आपके 40 मार्क्स आएंगे, या 40 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ऐसे केसेस हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको 40 पर ही पास करे, ऐसे में 80 मार्क्स भी आते हैं। वो किस तरह आते हैं, वो तभी आते हैं जब आप इन तमाम कंपोनेंट्स को you become very pertinent about these, आप इन सब को साथ लेके चलेंगे, एक बैलेंस्ड मोड में लेके चलेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। उसके बाद है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब ये क्या है? ये है वो आपकी लैंग्वेज की बेसिक, ये है वो आपकी इंग्लिश जिसको हम समझ लेते हैं कि शायद सारा का सारा ऐसे इंग्लिश के बारे में ही है, although that is completely wrong,
बट इट इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स जो आपके एक इफेक्टिव एसे के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में अपना आइडिया पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगर आपकी उस लैंग्वेज पर कमांड नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अपनी बात को मोस्ट इफेक्टिव वे में कन्वे कर पा रहे होंगे? आप अगर एक किसी लीडर को देखते हैं जिसको अगर उर्दू बहुत अच्छी नहीं है और वो उर्दू स्पीकिंग अवाम को एड्रेस कर रहा है, डू यू एक्सपेक्ट कि वो सारा वोटर जो टर्न आउट है वो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर इज जस्ट लाइक दैट वोटर। आपने उसको एक बहुत अच्छी जबान में जब तक कन्वे नहीं करनी अपनी बातें, आप एक इफेक्टिव एसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, राइट? तो इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी ग्रामर की बेसिक्स पर फोकस कीजिए, और इसके लिए हम लोगों ने एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट कराई है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। कि अगर तो आपकी ग्रामर बेसिक्स खराब हैं, तो दैट इज एन इंटेंसिव कोर्स ऑफ 2 months जिसके अंदर आपकी ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से निखारा संवारा जाएगा। विल बी इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड रिगोरस एक्सरसाइजेस। उसके अलावा आपके डेली जो है वो क्लासेस हो रही होंगी ताकि आपके ग्रामर की बेसिक्स तो एटलीस्ट ठीक हों। सिंस ग्रामर इज दैट कंपोनेंट जो अगर आपका फिक्स नहीं होता, आप पूरा सीएसएस कभी भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। मे भी किसी सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हो, लेकिन उस तरह से आप हाई स्कोर को अपने छोड़ जाएंगे जो कि आपका अच्छी ग्रामर से आ सकता है। सो मेरा मशवरा ये है कि इससे पहले कि यू गो फॉरवर्ड टू विद टुवर्ड्स एनी अदर टेक्निकलिटी और एनी अदर कंपोनेंट, आप सबसे पहले अपनी ग्रामर को फिक्स कीजिए। किसी भी टीचर के पास जाइए, कहीं भी जाइए, चाहे हमारे पास आइए, कहीं भी जाइए, लेकिन सबसे पहले अपने ग्रामर की बेसिक्स को ऐसा पक्का कर लीजिए कि आपको फिर कोई फ्लंट ना कर पाए। अच्छा, उसके बाद देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ये क्या चीज है? ये चीज है कि जब हम लोग सीएसएस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट रीडिंग ऑल दीज फैबुलस ऑथर्स जिन्होंने बहुत हेवी किस्म की लैंग्वेज यूज की होती है, ऑल दिस फैंसियर वर्ड्स व्हिच आर वेरी इंप्रेसिव टू अस, एंड अदर देन दैट वी आल्सो स्टार्ट रीडिंग द वोकैब ऑफ जीआरई। हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई अच्छे टॉक शोज देख रहे होते हैं, वी सी ऑल दिस फैबुलस पर्सनालिटीज जिनकी वोकैब के ऊपर बड़ी कमांड होती है, बड़ी ग्रिप होती है। तो अब होता क्या है, हम कोई मोटा सा लफ्ज सुनते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं और हम समझते हैं कि अच्छा इसका ये मीनिंग होगा, हम इसको एग्जाम में लिख आएंगे ना तो बस एग्जामिनर अश अश कर उठेगा। ऐसा नहीं होता। होता असल में क्या है कि जब तक अगेन हमारी कमांड ओवर द लैंग्वेज ठीक नहीं है ना, हमें अपना उसका असल लिटरल और कंटेक्चुअल मीनिंग का डिफरेंस नहीं पता, हम उसको यूज कराएंगे, हम फेल हो जाएंगे। सारी की सारी बात जो है वो एकदम से जीरो होके रह जाएगी अगर हमने कोई गलत अल्फाज यूज कर दिए जिनका हमें नहीं पता मीनिंग की एक्चुअली है क्या। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने इतनी ज्यादा हैवी वोकैबुलरी यूज कर दी है, वी हैव पुट so many heftier words that they are being shoved down the throat of the examiner and they are stuck up somewhere in between and they do not make their way to the mind of the examiner, let alone the heart of the examiner. कैसे? अब इस बारे में मेरे अपने टीचर ने मुझे बहुत ज्यादा when I was a young writer, मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने इस बारे में कहा कि आप अपने वोकैब में बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स ना यूज करें बिकॉज इट बिकम्स अ माउथफुल। आपको कुछ भी आइडिया कन्वे नहीं हो पा रहा होता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो मेरे ही एक फेलो ने एक लाइन लिखी है, जरा उसको सुनिएगा और देखिएगा कि इसकी फैंसी वोकैब से कितना को मीनिंग उसका कन्वे हो रहा है या वो कितनी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। नाउ यू आर अ बेटर जज ऑफ इट, जस्ट कीप लिसनिंग। एक लाइन लिखी उन्होंने, फ्रॉम Thucydides' Melian dialogue of Peloponnesian War to the advent of bioweapons for the destruction of an adversary. From the unquestioned might is the right approach to the Renaissance, rule of law and sovereign equality. From the rule of international law to the belief in the survival of the fittest, man has made indisputable progress in developing the articles of warfare. अब ये I am pretty sure कि nobody got across the idea of what he is trying to say. Why? इस स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। इसके अंदर there are so many heftier words that become a mouthful and they are not conveyed, they are basically not amounting to anything at all. इससे बहुत बेहतर है कि आप सिंपल लैंग्वेज रखिए, keep it simple और आप अपना आइडिया कन्वे कीजिए। मकसद सारा है कि आपका आइडिया इन दी मोस्ट इफेक्टिव वे में कन्वे हो। मकसद ये नहीं है कि आप वोकैब के कोई बहुत बड़े मेस्ट्रो लग रहे हों।
सिंस दिस इज एन इंग्लिश एसे जिसे आपने पास करना है, इंग्लिश इज ओनली वन कंपोनेंट जो आपने शो ऑफ नहीं करानी, आपने बाकी सारी चीजों का, आर्गुमेंट्स, आइडियाज का भी ख्याल रखना है, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हमने इस सेंटेंस में एक और ये नोट की कि इट्स अ वेरी लेंथी सेंटेंस। Do not write magical lengthier sentences of this kind of length. क्यों? Because you do not try to be Gabriel Garcia Marquez in the language of literature. ये चीजें जितना आप लंबा सेंटेंस लिखेंगे उतना ही चांस हो जाएगा कि आपका वो सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आपके उस सेंटेंस से आइडिया बेसिकली कन्वे नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई बात बीच में मिस हो रही है, कोई ना कोई आइडिया बीच में दब के रह गया क्योंकि आपका कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा बीच में आ ही नहीं रहा, राइट? सो आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि आपका आइडिया इन द मोस्ट इफेक्टिव वे में कन्वे होना चाहिए, एंड द मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज इज नॉट फैंसी लैंग्वेज। मोस्ट इफेक्टिव लैंग्वेज डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि वो कोई हेफ्टियर वर्ड्स हो, कोई बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे अल्फाज हो। वो हमेशा आप नोटिस कीजिएगा कि जो अच्छे ऑथर्स होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में ही अपना आइडिया जो है दे पुट इट अक्रॉस। इसी तरह जो अच्छे ओरेटर्स या अच्छे स्पीकर्स या अच्छे डिबेटर्स होंगे, हमेशा वो सिंपल और विटी बात करेंगे, उसके अंदर कोई विजडम होगा लेकिन वो कोई बहुत बड़े अल्फाज नहीं होंगे। अपने अल्फाज को काउंट इट एज अ करेंसी, करेंसी की तरह, पैसों की तरह उसे यूज कीजिए, डू नॉट वेस्ट योर वर्ड्स, राइट? सो दैट इज अबाउट इन द प्रॉपर वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद वो कहता है कि यू हैव स्टेरियोटाइप आंसर्स एंड अ डल मोनोटनी। अब ये स्टेरियोटाइप आंसर्स क्या होते हैं और ये डल मोनोटनी क्या होती है? स्टेरियोटाइप आंसर्स ये होते हैं जो मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा, उसने भी लिखा, इसने भी लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने भी, आपने भी, उसने भी किसी एकेडमी के नोट्स पढ़ लिए, हमने कोई कैप्सूल आखिरी दिनों में उठा के पढ़ लिया, कोई हमने टेक्स्ट बुक पढ़ ली जो बड़े ही किसी फेमस ऑथर की थी जिसमें एसेस लिखे हुए थे, हमने वो एसेस पढ़ लिए। या फिर हमने क्या किया, हमने जो है आखिरी टाइम पर कोई गेस्ट पेपर्स उठा लिए किसी इंस्टीट्यूट के या किसी एकेडमी के, और हमने वो ऐसे जो है वो किसी एक ही सोर्स से हम सब तैयार करके चले गए और हम सब ने एक ही मटेरियल लिख दिया और फिर हम सब फेल हो गए। ये होते हैं स्टीरियोटाइप आंसर, जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ना हो, जिसके अंदर कोई इनोवेशन ना हो। ये बात याद रखिएगा, आज के दौर में इन द 21st सेंचुरी आपने CSS करना है या आपने कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है, व्हाटएवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, इनोवेशन के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप वही चीज प्रेजेंट कर रहे हैं जो बाकी सब उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट इंसेंटिव डज द एग्जामिनर हैव टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स? और व्हाट इंसेंटिव, व्हाट रिसोर्स आर यू प्रेजेंटिंग हिम कि वो आपको पास करे? पता चल जाएगा कि आप सब ने जो है वो एक क्रैम्ड आउट नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है, रिगर्जिटेट कर दिया है। और क्रैम्ड आउट नॉलेज जो है ना, दैट इज लाइक द एक्हिलीज हील ऑफ CSS, जहां पर जिस भी सब्जेक्ट में थ्रू आउट CSS एग्जामिनर को एहसास हो गया कि आप क्रैम्ड आउट नॉलेज उसे दे रहे हैं या एक ही जैसा नॉलेज सब बच्चे लिख आए हैं, लाजमी यकीन रख लीजिए कि फिर आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद है डल मोनोटनी। डल मोनोटनी क्या है कि एक ही टोन में, एक ही एंगल में, एक ही पर्सपेक्टिव में आप बात करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और उसकी कोई मल्टी फेसेट्स या मल्टी डायमेंशंस या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर उसको नहीं नजर आ रही। ये होती है डल मोनोटनी। आपको क्या करना है? CSS के लिए और एस्से के लिए एक चीज याद रख लीजिए कि आपको अपनी ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज को बढ़ाना है। डेप्थ ऑफ नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन ब्रेड्थ को बढ़ाना है। ब्रेड्थ से क्या मुराद है? ब्रेड्थ से ये मुराद है कि एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल इस्लामोफोबिया का मेरे पास एक टॉपिक आ जाता है, तो मेरे पास उसके ऊपर मल्टीपल एनालिसिस हो, मेरे पास उसका करंट एनालिसिस हो, मेरे पास उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस हो, आई शुड हैव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इट, आई शुड हैव द एनालिसिस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, आई शुड हैव द ओपिनियन, I should put myself in the shoes of those जो इस्लामोफोबिया के बेसिकली प्रोपेगेटर्स हैं, राइट? सॉरी, आपके पास उसका चारों तरफ से लाइक मल्टी डायमेंशनल ऐसा आपके पास उसका ओपिनियन हो, ना कि सिर्फ आप अपना ही ओपिनियन पेश करते रहें कि we as Muslims are giving this perspective on Islamophobia, we are persecuted, ये गलत है, ये है, वो तो है, डेफिनेटली है, बट आपसे एग्जामिनर ने इतनी ओवर सिंप्लीफाइड बात क्यों पूछनी है जो गली में चलते हुए किसी भी इंसान को मालूम है? आपसे पूछने का मतलब ये है कि आपको उसका सारा
वर्ल्ड वाइड व्यू पता हो, आपको उसकी सारी डायमेंशंस पता हो, सब स्टेक होल्डर्स के क्या ओपिनियंस हैं आप जानते हो, आपको उसका वे फॉरवर्ड पता हो, आपको कुछ उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता हो, उसका जेनेसिस पता हो, इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट ही क्यों करता है इन द फर्स्ट प्लेस, आपको ये सारा कुछ पता हो, राइट? सो ये दिस इज हाउ यू ब्रेक द डल मोनोटनी व्हिच इज प्लेगिंग द एसेज ऑफ अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद एग्जामिनर आपसे कहता है कि यू आर राइटिंग इन सेंटेंसेस एंड नॉट इन पैराग्राफ्स। ये क्या बता है? बेसिकली अगर आप एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन लेते हैं एसे की, तो एसे इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स, राइट? हमें पता है एक प्रिलिमिनरी आपको एसे के स्ट्रक्चर का एक आइडिया दे दिया जाता है कि एसे कंसिस्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और फिर कंक्लूजन होता है। सो वी कैन से कि उसकी जो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है या एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन है, वो ये है कि essay is an accumulation of a lot of paragraphs. So the examiner expects you to write in paragraphs. It is as simple as that. क्यों? क्योंकि essay है ये paragraphs का मजमूआ। अब आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ नहीं लिखे, आप सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं। हम अक्सर ऐसे भी कर आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी मालूम नहीं होता कि ऐसे के अंदर अच्छा हेडिंग्स नहीं देनी, ऐसे के अंदर कोई मैप्स नहीं बनाने, कोई स्टेटिस्टिकल ड्राइंग्स नहीं बनाने, कोई ग्राफ्स नहीं बनाने, ऐसे में बुलेट पॉइंट्स नहीं देने, ऐसे में कोई सिंगुलर सेंटेंस फ्लोट करता हुआ नजर ना आ रहा हो। इट शुड ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। जितना भी होगा, जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स आपने देने हैं अपनी आउटलाइन के बाद इन योर एक्चुअल एस्से, दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। आप आइसोलेटेड सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। दिस इज रूल नंबर 1 एस्से के लिए, राइट? लास्टली आपका डोंट क्या है? इनसफिशिएंट कंटेंट। इनसफिशिएंट कंटेंट क्यों होता है? इनसफिशिएंट कंटेंट इसलिए होता है कि अगेन दिस रेफर्स टू दिस फर्स्ट डू एक्सटेंसिव रीडिंग। अब होता क्या है, लाइक आई मेंशन, हमने कोई नोट्स पढ़ लिया, कोई कैप्सूल पढ़ लिया, कोई इस तरह की चीज कर ली, तो हमारे पास देखिए टॉपिक तो हमेशा वही रहते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू इज अ टॉपिक, सीपैक इज अ टॉपिक, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज अ टॉपिक। अब उसके ऊपर हर साल नया क्वेश्चन आएगा, हर साल वो उसकी कोई नई डायमेंशन पूछ लेगा जो कि पिछली वाली से डिफरेंट होगी। तो फिर क्या होगा, आपके पास एक बड़ा नैरो बेस मौजूद है उसका, आपके पास बड़ी ही नैरो नॉलेज है, आपका कंटेंट जो है, ये स्टूडेंट्स कहते हैं हमने 5-6 पैराग्राफ्स लिखे या लेट्स से वी पुश्ड इट टू 12 और 13, उसके बाद हमारे पास नई वाली आर्गुमेंट्स ही खत्म होंगी, वी वर आउट ऑफ न्यूअर आर्गुमेंट्स और न्यूअर आइडियाज, हमारे पास वी रन शॉर्ट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने लास्ट मिनट पे ये जो नोट्स पढ़ने वाला और जो ये क्रैम्ड आउट नॉलेज करने वाला काम किया है, बेसिकली इस काम ने हमारा काम खराब कर दिया। हम लोग बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हुए होते हैं सीएस में नोट्स के साथ। किसी भाई से पूछ लिया, किसी सीनियर से पूछ लिया, किसी से ले लिया, सर नोट्स दे दें, नोट्स दे दें। ये नोट्स के चक्कर में, टेक्स्ट बुक्स के चक्कर में प्लीज आई बेग यू मत पढ़िएगा। I cannot overemphasize this कि किसी के notes, किसी के books, do not follow them. If you have to follow anything, तो वो क्या है, आपको extensive reading करने की जरूरत है। आप किसी भी essay के टॉपर को पकड़ के पूछ लीजिएगा कि क्या उन्होंने कितने बड़े या कितने छोटे किसी भी essay के किसी ऑथर या किसी टेक्स्ट बुक को फॉलो किया है, नहीं किया होगा, लाजमी सी बात है। उन सब के बीच में आपको एक कॉमनैलिटी मिल रही होगी, एंड दैट वुड बी दिस एक्सटेंसिव रीडिंग। दे वुड बी एविड रीडर्स। हंग्रीली वो जो हैं बुक्स को पढ़ेंगे। आप भी यही कीजिए, आज से किताब से दोस्ती कर लीजिए। मेक इट एन हैबिट कि आप जब कुछ पढ़ने बैठते हैं, बी इट अ बुक, एनी आर्टिकल, एनीथिंग ऑन द वेब, आप उसके साथ थोड़ी देर बैठ सकें, उसे समझ सकें, उसे पढ़ सकें। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जनरेशन को पढ़ने से हम लोग बहुत ज्यादा भागने लगे हैं। वी आर व्यूअर्स, हम लोग यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, हम लोग टीवी वगैरह कुछ भी देख लेंगे, बट रीड करने वाली हैबिट जो है ना, अनफॉर्चुनेटली दैट हैज डिकेड फ्रॉम आवर जनरेशन। वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक, अदरवाइज सीएसएस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीएसएस राइटिंग का एग्जाम है, और राइटिंग किस तरह होती है, सादत हसन मंटो से किसी ने पूछा कि बेहतरीन राइटर, आपके कैलिबर का राइटर बनने के लिए क्या दरकार होगा,
तो उन्होंने फरमाया कि उसके लिए रीडिंग और राइटिंग की जो रेशियो है दैट इज 80-20। व्हाट डज दिस मीन कि आप 80% रीड कर रहे होंगे तो आप 20% प्रोड्यूस कर पाएंगे। इतना सारा जब आप रीड करेंगे तब 20% उसका आप जो है लिख पाएंगे। क्या साबित होता है कि अच्छा लिखने के लिए पहले अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जब ज्यादा पढ़ेंगे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में किसी भी आर्गुमेंट के बारे में फेसेट्स होंगे, डायमेंशंस होंगी, और हम किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से टैकल तभी कर सकते हैं। यू विल बी डेड श्योर कि आप सीएसएस के एग्जाम में बैठे हैं, आपको वो मुश्किल तरीन दुनिया का टॉपिक दे देगा ना, आप उसे टैकल कर लेंगे इफ यू आर एन एविड रीडर। रीडिंग तो हो गई, अब रीडिंग के बाद आपने क्या करना है? सिर्फ हम ह्यूमंस हैं एंड बीइंग ह्यूमन इज टू फॉरगेट। आप क्या करेंगे? आप एक फैक्ट बुक बनाना शुरू कर दीजिए। ये फैक्ट बुक क्या होती है? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि एक्सटेंसिव रीडिंग में आई वुड आल्सो इनकरेज यू कि आप एक्सटेंसिव व्यूअरशिप भी रखिए बेशक, क्योंकि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हर टाइम रीडिंग इज नॉट वेरी फीजिबल फॉर यू। और सेकेंडली, सीएसएस का जो आपका प्रोसेस है, मेक इट फन। आप इसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय किए बगैर जितना बड़ा ये पहाड़ है ना, ये सर नहीं होगा। बेयर दिस इन माइंड। आप उसे एंजॉय करके करिए। क्या करिए कि जब आपका लेयर टाइम है, यूट्यूब पे बहुत से अच्छे चैनल्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक्स है, देयर स्कूल ऑफ लाइफ, देयर द चैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट, देयर आर लिटरली हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स। उसके अलावा आप कॉमेडी शोज भी देखिए जो कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज पे आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें हसन मिनहाज का शो आता है, देयर सैटरडे नाइट लाइव, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ शोज जो आप देख सकते हैं। वो भी आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, वो आपकी वोकैब में भी इजाफा करेंगे, एंड दे पॉजिटिवली इम्पैक्ट द होल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ योरसेल्फ। तो होगा क्या, आपने वीडियो देख ली फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ आप आ गए, तो आप क्या कर रहे हैं? आई वुड इनकरेज यू, आप लोग डॉन पढ़ा करें, रोज पढ़ा करें। डॉन से ज्यादा आई वुड इनकरेज यू कि आप लोग डेली टाइम्स पढ़ा करें। क्यों? बिकॉज डॉन अब बहुत ज्यादा सीएसएस ओरिएंटेड नहीं रहा। उसके मुकाबले में publications like Daily Times are more CSS oriented, क्योंकि उनके जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर उनमें ओपिड्स या ओपिनियंस या एडिटोरियल्स पब्लिश हो रहे होते हैं, वो हैं जो सीएसएस में आपको काम आएंगे। जबकि डॉन में मोस्टली आपके जो करंट पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पीडीएम हो गई, आपकी टीएलपी की रैली हो गई, उनके ऊपर ज्यादा बात की जा रही होती है। ये वो कंटेंशंस हैं जिनके बारे में सीएसएस का एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, राइट? तो इस तरह की चीजों को पढ़िए। उसके अलावा read international journals, read Al Jazeera, read The Economist, The Financial Times. बल्कि I would like to mention in this regard कि हम लोगों ने CEPI में we have started a bi-weekly bulletin, जिसके अंदर हम लोग bi-weekly आपको every Sunday and every Wednesday शाम 8 बजे तक we'll upload a document on our Facebook page and we'll also share it via WhatsApp through our broadcast list. आप उसमें ऐड हो सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली वो एक्सेसिबल होगा ही। उसमें क्या होगा कि हम लोगों ने आपके लिए मजीद चीजों को फिल्टर आउट कर दिया है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया है कि जो जो आर्टिकल्स वीक में 2 दफा फ्रॉम पब्लिकेशंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो होंगे, जो सीएसएस ओरिएंटेड होंगे, उनको हमने कलेक्ट करके एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, सो यू कैन रीड दैट, ताकि आपका टाइम सेव हो। आप पूरी वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च ना करते फिरें कि सीएसएस के रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स मुझे मिल सकते हैं। या शुरू में तो एस्पायरेंट्स को यही समझ नहीं आ रही होती कि सीएसएस से रिलेटेड आर्टिकल हैं कौन से। हम यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये चीज रेलिवेंट है या ये इरेलीवेंट है, और हम अपना इतना सारा टाइम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं सब कुछ पढ़ने में कि जो एक्चुअल स्टडी होती है वो पीछे रह जाती है। सो दैट इज टू फैसिलिटेट योरसेल्व्स एज स्टूडेंट्स। उसमें जो प्रीमियम आर्टिकल्स भी होंगे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट वगैरह के जो जर्नल्स आते हैं, बेसिकली दे आर पेड आर्टिकल्स और यू हैव टू पे देम इन डॉलर्स, तो आप सबको ऑब्वियसली परचेज नहीं कर सकते। तो हमारी तरफ से वो आपको एक फ्री एक्सेस है कि जो भी रेलिवेंट मटेरियल होगा वो आपको बाई वीकली मिल जाया करेगा, उसको लाजमी पढ़िए। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा मैगजीन्स पढ़िए, अच्छे ऑथर्स को पढ़िए। और अब अच्छे ऑथर्स को पढ़ने का क्या तरीका है? हम लोग आपको रिकमेंडेड बुक्स देंगे, और बल्कि हम यूट्यूब पर भी विल स्टार्ट दिस शॉर्टली इंशाल्लाह कि हम बुक रिव्यूज जो फेमस ऑथर्स हैं, जो एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स हैं और जो वैसे भी सीएसएस टारगेटेड एनालिसिस की बुक्स हैं, विल स्टार्ट रिव्यूइंग देम। अब लेकिन अगर आपने उनको पढ़ना है तो पढ़ने का क्या तरीका है?
पढ़ने का ये तरीका है कि जो कंटेंट्स होते हैं बुक के, आप उनको देखिए, उसमें जो आपके सिलेबस से रेजोनेट करने वाली चीजें हैं ना, जस्ट टारगेट देम। क्यों? क्योंकि 100 बुक्स पढ़ना इज नॉट फिजिबल फॉर एनी ह्यूमन इन 10 महीनों के अंदर। हम लोगों में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद निसाब से हट के या करिकुलम से हट के एक भी बुक कभी नहीं पढ़ी होगी। तो अब आपने 100 बुक्स पढ़नी है, आपने नहीं, पूरी बुक नहीं पढ़नी। अगेन फोकस ऑन द ब्रेड्थ ऑफ द सब्जेक्ट, राइट? ब्रॉड एनालिसिस, इधर से चेरी पिकिंग करिए, आपकी जो रिलेटेड रेलिवेंट चीजें हैं, आपने मलीहा लोधी के बुक से ले लिया, यू गॉट इट फ्रॉम रीथिंकिंग पाकिस्तान, यू गॉट इट फ्रॉम व्हाई नेशंस फेल, यू गॉट इट फ्रॉम Confessions of an Economic Hitman, so on and so forth. Keep reading books. बुक्स पढ़ते रहिए, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए, लेकिन वो चेरी पिकिंग करिए जो आपके रेलिवेंट चीजें हैं। अब ये सब हो गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने फैक्ट बुक बनानी है। फैक्ट बुक कैसे बनती है? आपने किसी वीडियो में कोई स्टेटिस्टिक देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने इकोनॉमिस्ट की वीडियो में देख लिया कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, so the carbon emissions have gone up from, say, they've gone up from 380 ppm to 412 ppm in 2020 or in 2021, यानी कि अब 412 पार्ट्स पर मिलियन तक चली गई है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन योर एनवायरनमेंट। अब ये चीजें आपने सुन ली, आप क्या करेंगे? आप यू विल मेक इन योर फैक्ट बुक, आप सेक्शंस बना लेंगे कि ये मेरा फॉर एग्जांपल क्लाइमेट से रिलेटेड सेक्शन है, ये जेंडर से रिलेटेड सेक्शन है, ये जो है मेरा कोविड से रिलेटेड सेक्शन है, राइट? कोई भी रजिस्टर ले लें, कोई नोटबुक ले लें, उसके सेक्शंस बना लीजिए। एक एनवायरनमेंट का हो गया, एक जेंडर के रिलेटेड इश्यूज का हो गया, एक कोविड का आपने एक पूरा बना लिया, एक लेट से आपने फॉरेन पॉलिसी का बना लिया। उन सेक्शंस में जो जो आपको आज से शुरू होके दुनिया में कोई इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, उसको नोट डाउन करते जाइए, बुलेट्स बनाते जाइए। क्लाइमेट का सेक्शन खोला, उसमें आपने लिख लिया कि अच्छा CO2 की concentration has gone up to 412 ppm in 2020. That is it. आपके पास एक फैक्ट इकट्ठा हो गया। साल के एंड तक आपके पास इतने सारे फैक्ट्स, इतना सारा फ्रेश नॉलेज, इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, इतने ज्यादा डायमेंशंस इकट्ठे हो चुके होंगे कि आपके पास टॉपिक्स की डायमेंशन की ज्यादती हो रही होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा अब मैं इसमें से चेरी पिक कर रहा हूँ कि अब इसमें से बेस्ट कौन सी है जो मैं एग्जामिनर को पेश करूं, बजाय इसके कि आपको पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने लिखना ही क्या है। बिलीव दिस कि ये सिर्फ एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके एस्से में काम आएगी, ये आपके पूरे CSS में काम आएगी। ये लाइक दिस इज द की टू होल CSS। जो फैक्ट बुक की बात मैंने आपको बताई है, आपके पास इतने सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, आप उन्हें सब सब्जेक्ट्स में यूज कीजिए और आपका स्कोर लाइक इट विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। आप खुद से डिफरेंस नोट करेंगे कि ना सिर्फ आप एसए में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ना सिर्फ आप उसमें पासिंग कैंडिडेट्स में खुद को सिक्योर कर रहे हैं, आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी 10-20 मार्क्स का इतना पर सब्जेक्ट डिफरेंस आ रहा होगा कि वहीं से आपकी एलोकेशन जो है वो डिसाइड हो जाएगी। जिस दिन आपकी फैक्ट बुक की क्वालिटी अच्छी जज हो गई और आप उसे पढ़ के जाते हैं, वहीं पे जज हो गया आप एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट? सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। दूसरा आपका एस्पेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। अब ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि जो भी बात आपने की, आर यू जस्ट गोइंग अबाउट असर्टिंग योरसेल्फ थ्रू दैट आर्गुमेंट, या उसके बारे में कोई लॉजिक भी बन रही है, कोई रीजन भी है उसके पीछे जो कि ये बात साबित कर रहा है कि हाँ वाकई आपकी बात में कोई दम है। लाइक डज इट हैव फीट, इज इट स्टैंडिंग ऑन एनी सॉलिड फाउंडेशन? ये वो बात है जो लॉजिकल रीजनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट मेंशन्ड कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के रेलिवेंट कोई ऐसे आ गया। अब let's say I go about beating about the bush, yeah, climate change is real, climate change is very devastating for the whole planet. Eventually, in the course of a few years, planet Earth might not even be there, and it might even lead to extinction of the whole human race itself. अब ये बातें मैं करती जा रही हूँ, I'm just narrating a few facts out of my own opinion. और although ये scientifically established opinions हैं, but क्या मैं उसके पीछे कोई दलील दे रही हूँ? किस बात से पता चल रहा है कि अच्छा वाकई क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, या वाकई
जो है वो क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है या नहीं, इज इट इवन रियल इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट, या वाकई ह्यूमन रेस का कोई एक्सटिंक्शन का खतरा है या नहीं है। अब हाउ डू आई प्रूव इट? ये होती है लॉजिकल रीजनिंग। आई प्रूव इट बाय गिविंग देम सम स्टैटिस्टिक्स के फॉर एग्जांपल अभी मैंने आई जस्ट मेंशन कि CO2 की concentration in an environment has gone up to 412 parts per million, and that is leading to 7 million deaths every year due to air pollution. Now we can also say कि जो जितनी डेथ्स कार्बन डाइऑक्साइड की एयर पोल्यूशन से या जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एयर पोल्यूशन से हो रही हैं, दे आर एक्चुअली मोर देन द डेथ्स कॉज्ड बाय कोविड-19, राइट? इस तरह की जो लॉजिकल रीजनिंग है, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कि आप कंपैरिजन कीजिए, स्टैट्स कीजिए और फिर उनका आपस में कंपैरिजन करके मामले की जितनी ग्रेव सिचुएशन है, अप्राइज द एग्जामिनर ऑफ दैट। इसी तरह आप ये बता सकते हैं कि देयर इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो हर साल अपनी रेड डेटा बुक में एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को जो है वो डाल देते हैं, तो हर साल वो रेड लिस्ट जो है, रेड डाटा बुक है, इंक्रीज कर रही है। हर साल जो है वो एनिमल्स की एक्सटिंक्शन बढ़ती जा रही है। इन 2020 अलोन उन्होंने 31 स्पीशीज को जो है वो मजीद एक्सटिंक्ट लिस्ट में डाल दिया है। फर्दर IUCN का ही ये कहना है कि 2030 तक आर्कटिक सी आइस लॉस इतना ज्यादा हो चुका होगा कि पोलर बियर्स माइट नॉट इवन बी देयर। व्हाई? क्योंकि उनको रहने के लिए आइस चाहिए। जब सारी आइस खत्म हो चुकी, जब सारा वो ओशन मेल्ट होकर पानी बन गया, तो बियर्स कहाँ रहेंगे? So these are the facts, these are the basically logical reasons जो आप अपनी अच्छी से अच्छी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपको चाहिए। अदरवाइज आपकी कोई बहुत अच्छा scientifically established fact भी, it does not have any feet or any foundation to stand upon unless and until आप उसमें logical reasoning employ नहीं कर रहे, right? So all of whatever you're saying should make some sense, और वो sense तभी बनेगी जब आप logical reasoning इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी कोहेरेंस और आपकी क्रिएटिविटी। कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस ये होती है कि जो बातें आपने की, क्या उनके बीच में कोई रब्त इस्तवार होता है या नहीं होता? क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? डू दे रेजोनेट विद ईच अदर? उनका आपस में भी कोई सेंस बनती है या नहीं बनती? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने एक बात कही कि I am an Afghan woman or a Pathan or Pashtun or Balochi woman, whatever you want to say. Let's say I'm an Afghan woman and I'm resilient. Do these two sentences make a statement in itself? Do these two sentences correlate to give away any factual or any strong opinion or argument? They do not. आपने बस ये बता दिया कि you're an Afghan woman and then you're going on to say that you're resilient. How do you know about it? Now, on the other hand, if I say I'm resilient because I had to fight the ages-old decaying and festering traditions of patriarchy. While education was a luxury for myself, it was a right for yourself. I had to climb mountains and cross oceans for the facilities that you can get by merely turning on a button or switching on a tap. This is why I am a strong woman and I am resilient. अब क्या हुआ? This is a very simple example कि आपने चीजें बता दी, उनका बीच में रब्त मालूम हो गया कि ये बातें हैं जिनकी वजह से मैं अपनी रेजिलियंस को क्लेम करती हूँ। ये बातें ऑन द अदर हैंड आपकी लॉजिकल रीजनिंग में भी आ रही हैं और आपकी कोहेरेंस में भी आ रही हैं। कि कोई तो उसका हिस्टोरिकल फोरग्राउंड है, कोई उसमें एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, कोई नोन उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि बता रही है कि आपका जो है वो यू आर रेजिलिएंट, सो टू स्पीक। और उसके अलावा कोहेरेंस क्या है? ये तो होगी कोहेरेंस आपके विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ पैराग्राफ, लेट्स से। अब क्या है कोहेरेंस? अब जब एक पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ के बाद within the paragraphs, between the paragraphs, among the paragraphs क्या कोई कोहेरेंस है? यानी कि एक पैराग्राफ की अपने साथ तो सेंस बन रही है, क्या दूसरे पैराग्राफ्स के साथ वो इन आइसोलेशन एक्ट कर रहा है, या फिर आपका 1+1 1 और 1 11 हो रहा है, या फिर your sum of the parts is not bigger than the whole?
ये बात याद रखिएगा कि the sum of all of your parts should be greater than the whole that it represents, right? तो अब वो कोहेरेंस किस तरह आएगी जब आप पैराग्राफ्स में कनेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू से मोर ओवर, लाइकवाइज, इन द सेम वेन, या फिर कॉन्ट्रारी टू दिस, इन ऑन द अदर हैंड, देयरफॉर, हेंस, सिमिलरली. इस तरह के जब आप कनेक्टर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इसी तरह जैसे मैंने पिछली बात की या उसके बरखिलाफ जो मेरी पिछली बात थी, मैं अब ये बात करने जा रहा हूँ. आपने तमाम पैराग्राफ्स को, यू हैव टू थ्रेड देम इनटू एन ऑर्गेनिक होल. उनके दरमियान में एक राब्ता इस्तेवार कीजिए जिससे पता चले कि वाकई ये जो एक ऐसे है ये एक टॉपिक के बारे में है और ये उसको इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर जो है वो प्रोपेगेट कर पा रहा है, राइट? सो दिस इज कोहेरेंस. नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस, अगेन, जो कि हमारे अंदर तब आएगा जब हम अपनी क्रिएटिव म्यूजिक्स को विल गेट द क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग. नाउ हाउ डू वी डू दैट? हमने एक्सटेंसिव रीडिंग कर ली, स्टेप 1. हमने फैक्ट बुक बना ली, स्टेप 2. नाउ वी गेट डाउन टू राइटिंग इटसेल्फ. क्रिएटिविटी, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सीएसएस का जो पूरा प्रोसेस है ना, दैट इज लाइक डूइंग मैथ्स. 12 के 12 सब्जेक्ट्स को आप मैथ्स समझ लीजिए. कैसे कि हम बचपन में जब अलजेब्रा के थ्योरम्स या अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज होते थे, हम जस्ट उन्हें याद करके चले जाते थे, लेकिन हमने उनकी प्रैक्टिस रिटन नहीं की होती थी ना, तो पेपर में यकीनन ऐसा होता था कि हम लोग फॉर्मूला सही लगा रहे हैं, सारे स्टेप सही कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू गलत आ रही होती थी. क्यों गलत आ रही होती थी? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती थी. हमने अपने हाथ से काम किया ही नहीं. जो टीचर ने हमें बता दिया हमने सुन लिया, हमने एक्सपेक्ट किया कि हम पेपर में जाके यही लिखेंगे एंड विल गेट थ्रू, बट वी गेट स्टक थ्रू इट. सीएसएस के 12 के 12 सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस इतनी ही एसेंशियल है. अपने हाथ से जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, 3-4 रजिस्टर्स नहीं भरेंगे टेस्ट्स के या इवैल्यूएशंस के, एंड देन यू हैव टू गेट देम इवैल्यूएटेड एज वेल फ्रॉम एनी मेंटर और एनी इंस्ट्रक्टर. व्हाई? बिकॉज आइसोलेशन में बैठ के आप अगर लिखते जा रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी भी करते जा रहे हैं और वो गलत करते जा रहे हैं, अगला टेस्ट है उसमें भी वही गलती की, फिर उसके अगले में वही गलती की, घर बैठ के आप करें एंड यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ लिख तो मैं बहुत रहा हूँ, तो उस एक्सरसाइज का क्या फायदा है? वाई? बिकॉज आपको ये तो पता ही नहीं चल रहा कि अब मेरी इन द फर्स्ट प्लेस गलती थी क्या, वेयर एम आई डूइंग इट रॉन्ग एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव इट. और मेरी इसमें स्पेशल बात क्या है जो निकल के आ सकती है, जो कि मुझे अदर कैंडिडेट से डिस्टिंक्ट बना सकती है. I always say this कि every writer, every student, every person on the face of the planet has his or her own voice. आप सबकी अपनी एक आवाज है, एक अपना स्टाइल है. You just have to discover that. वो कैसे अनलीश करना है, now that is my liability. आज से, जब से आप मेरे स्टूडेंट हैं, जिस दिन तक एग्जाम हो नहीं जाता, जिस दिन तक मैं इस बारे में फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाती कि आप एग्जाम में बैठेंगे और जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी ऐसे का टॉपिक होगा, आप उसको एस नहीं कर पाएंगे इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट मैनर, तब तक मेरा और आपका ताल्लुक जुड़ा रहेगा. तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा हमारे सीईपीआई में कि 2 महीने का आपका सेशन था, लेट्स से 2 महीने में मैंने ऐसे के 5-6 लेक्चर पढ़ाए, उसके बाद आई एम जस्ट बेसिकली गॉन एंड नॉट नोवेयर टू बी फाउंड. आई वुड नॉट बी दैट वॉल्डो जिसको आप ढूंढते फिरेंगे. ऐसा नहीं होगा. मेरी मेथोडोलॉजी ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास भी आपकी बहुत ज्यादा एंगेजिंग रहेगी, आप सबके कैमरास और माइक्स खुले रहेंगे ताकि पता चले कि आप लोग वाकई वहां पे यू आर प्रेजेंट एंड इन योर माइंड. सेकेंडली, आप मेरे साथ एक्टिवली इंटरैक्ट कर रहे होंगे. अगर हम एक फिजिकल क्लासरूम में नहीं है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू कोविड और ड्यू टू फॉलोइंग द गवर्नमेंटल एसओपीज, दैट डज नॉट मीन कि आप मेरी आंखों के सामने नहीं है या मैं आपके साथ प्रेजेंट नहीं हूँ इन माय माइंड, इन माय फिजिकल स्पिरिट. ऐसा नहीं हो पाएगा. ठीक है, आप लोग हमारे साथ प्रेजेंट रहेंगे. आप लोगों की हर वीक इवैल्यूएशन हो रही होंगी, हर क्लास के बाद आपकी इवैल्यूएशन होगी, और उसके बाद अब आपका सेशन खत्म हो गया, उसके बाद भी बाय मंथली आपकी इवैल्यूएशंस वो तो मैं लाजमी लूंगी. उसके अलावा आप जितने ज्यादा इवैल्यूएशंस कराना चाह रहे हैं, ऑलवेज वेलकम. जब तक एग्जाम डे नहीं आ जाता, मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगी, और जिस दिन तक मुझे पूरी तरह से श्योरिटी नहीं हो जाती कि अब आपका क्रिएटिव प्रोसेस इज गोइंग द राइट डायरेक्शन, अब आपके ऐसे के सारे कॉम्पोनेंट्स फुलफिल हो रहे हैं,
उस दिन तक मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, हम दोनों का एक टीम वर्क होगा, एक मिल के हम लोग चल रहे होंगे, जिसके बाद ही आप जो है वो एसे को एस कर सकते हैं, राइट? सो ये प्रोसेस, creativity is a process. It is not a habit or it's not something that happens overnight. It's a process. ये चलता रहेगा, जिस दिन ये रुका उस दिन खत्म भी हो जाएगा। CSS एक ऐसी रेस है जहां पर हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को बीट कर देता है। कैसे? कि एक इंसान टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिवली लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और आप हैं, हम एक दिन बैठ जाते हैं CSS का एग्जाम देने। एग्जामिनर को तो नहीं पता कि मैं कौन हूं और आप कौन है। He is not aware of my face, of my degrees, of my qualifications, and same goes for you. आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, आपकी डिग्रीज नजर नहीं आ रही, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपकी अचीवमेंट्स हैं एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, उसे नहीं नजर आ रहा। उसे नजर क्या आ रहा है कि जो आप उसको पेपर दे रहे हैं। Now your paper, your exam sheet is your face basically. अब क्या होगा? टैलेंट तो है एक इंसान के अंदर, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं रहा। आप उसे बीट कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के साथ। जितनी ज्यादा आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, आप किसी को भी बीट कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी का प्रोसेस, आई मेक इट श्योर कि आपका चलता रहे और आपकी इवैल्यूएशंस नेक्स्ट February 2022 तक इंशाल्लाह चलती रहेंगी, चाहे आपका सेशन आज खत्म हो रहा हो, राइट? सो दैट इज द आर्गुमेंट अबाउट कोहेरेंस एंड क्रिएटिविटी। अगली बात है आउटलाइन की सॉरी, आउटलाइन का स्ट्रक्चर। FPSC का एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि आपने जो आउटलाइन बनाई, आपने आउटलाइन में कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। इस बात का क्या मकसद है, ये बात को हम डिटेल में पढ़ेंगे। गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके, स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ रहे होंगे इन डिटेल इंशाल्लाह अपने सारे सेशन में, लेकिन मकसद क्या है इस बात का कि आपने अपनी आर्गुमेंट्स को, जैसे किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स लिखे, आपने उनको सही से स्ट्रक्चर नहीं किया। प्रोज लिख दिए 3-4, कॉन्स 10-12 लिख दिए। दैट डज नॉट बैलेंस द होल आर्गुमेंट आउट। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी की जैसे प्रॉब्लम्स पे ऐसे आ गया, आपने 12 या 15 प्रॉब्लम्स लिख दी, सॉल्यूशंस देने की बात आई तो आपने 3-4 सॉल्यूशंस दिए। दैट डज नॉट कट इट। You have to have a balanced approach, right? So that ये पता चले that you're not merely a part of the problem, you're a part of the solution as well. जो भी बात होगी बड़े डेलिकेट बैलेंस के साथ होगी, बड़ा बराबर चलेगी। और दूसरी बात यहाँ पर करने वाली आज की क्लास में ये है कि आउटलाइन को अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे में मिरर नहीं कर रहे होते। होता क्या है, हमने आउटलाइन बनाई, लेट्स से मैंने अपने आउटलाइन में पॉइंट्स दे दिए कि मैंने ये डिस्कस करना होगा इन माय एसे। एग्जामिनर ने ये पढ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली और कुछ देखे ना देखे एग्जामिनर लाजमी आपकी आउटलाइन देखेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि बेसिकली व्हाट आर द बेसिक आइडियाज दैट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट, राइट? उसने आउटलाइन पढ़ी। अच्छा, अब जब आप अपने एसे पर आए, आपका एसे इज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ योर आउटलाइन। क्या मतलब कि आपने आउटलाइन में बता दिया कि सर मैं ये बात करने जा रहा हूँ। जब आप एसे लिखने बैठे, आपने वो बातें नहीं की। So your essay is not a mirror reflection of your outline. अब ये होता क्यों है? Again, हम लोगों का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। हम लोगों ने जब तक आउटलाइन लिखी होती है, हम देखते हैं अच्छा ओहो 2 घंटे गुजर गए हैं, so I am now left with only 1 hour. हम लोग लिखने पे धड़ाधड़ लिखने पे फोकस कर रहे होते हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे होते हैं कि हम लोगों की आउटलाइन में जो हमने सीक्वेंस दिया है या जो पॉइंट्स दिए हैं वो वाकई हम ऐसे में लिख रहे हैं या नहीं। बिकॉज वी आर अंडर दिस अजम्पशन कि एग्जामिनर हमेशा जो है वो बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ रहा होता है और फिर वो वहीं से पास या फेल कर देता है। दैट इज नॉट ट्रू। लेट्स से एग्जामिनर का ये अपना प्रेरोगेटिव है, वो आपके बीच में से किसी दिन कोई बॉडी पैराग्राफ पढ़ लेता है, तो क्या उसे नहीं पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर तो इतने सारे गुण गिनवा दिए थे अपनी आर्गुमेंट के, जब असल मटेरियल लिखने की बात आई है आप कुछ बातें स्किप कर गए हैं फॉर द सेक ऑफ टाइम या अपनी चालाकी के लिए, तो क्या उसे पता नहीं चल जाएगा? डेफिनेटली पता चल जाएगा। एग्जामिनर ऑब्वियसली इज अ वेरी सीजन्ड पर्सन, राइट? सॉरी। सो आप लोगों की आउटलाइन शुड बी अ मिरर इमेज ऑफ द एसे। अच्छा, एक और चीज हम क्या करते हैं, आउटलाइन में हमने बताया सर हमने ये बातें करनी है,
ऐसे लिखते हुए हमने कोई नई बात अपनी तरफ से और छोड़ दी, कोई नया पॉइंट हमें यहाँ पर जो याद नहीं आ रहा था, ऐसे लिखते हुए हमें याद आया कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था, व्हाई एम आई मिसिंग इट। मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंट जो है नॉवेल्टी इंट्रोड्यूस करा और आउटलाइन में वो नहीं दी। नाउ दैट इज अगेन अ ग्रेव मिस्टेक कि आपकी ऑल्दो वो बात बड़ी अच्छी होगी, बड़ी वैलिड होगी, आई डू नॉट डाउट योर इंटेलिजेंस, लेकिन आपने इट हैज टू बी अ मिरर इमेज ऑफ योर आउटलाइन। ये तो एक गलत बयानी है कि आपने आउटलाइन में कुछ और दिखाया और आप ऐसे में कुछ और बता रहे हैं। सो ऐसी बातें मत करें। जो चीजें आपने जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस करना है वो आप अपना आउटलाइन में कर चुके हैं, उसके बाद कोई नया थीसिस आपने नहीं देना। एक इसी तरह की बात हम ये भी कर लेते हैं कि जब हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, यूजुअली बाय दैट टाइम वी आर वेरी टायर्ड, राइट, वी आर वेरी फेड अप ऑफ ऑल द प्रोसेस जो हम 3 घंटे गुजर चुके हैं उससे, हमारा टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा होता यूजुअली कंक्लूजन लिखते हुए, 5-10 मिनट रह जाते हैं, तो हम फटाफट थके हारे अंदाज में कंक्लूजन पता नहीं कैसे लिख रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि एग्जामिनर ने कंक्लूजन लाजमी पढ़ना है, स्टिल हम उसे किसी ना किसी तरह से स्पॉइल कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में हमें एकदम से कोई नई बात याद आ जाती है और हम वो भी लिख देते हैं। कोई जैसे नई रिकमेंडेशन याद आ गई, कोई नया वे फॉरवर्ड याद आ गया, या कोई नया स्टार्ट, कोई नई बात ऐसी याद आ गई जो हमें लगा कि यार दिस इज अ गेम चेंजर, नाउ आई एम गोना मेंशन दैट। अब क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इसने जाते जाते कोई नई बात मुझे बता दी है जो कि आउटलाइन में तो नहीं थी और जो पूरे ऐसे में कहीं नहीं थी, तो ये जाते जाते ये नई बात क्यों कर रहा है। नाउ दैट इज अगेन अ फैलेसी कि हम अपने एसे के जो स्ट्रक्चर है उसको खराब कर चुके हैं। जो कंक्लूजन के डिमांड्स है ना, जो चीजें कंक्लूजन को इन इट्स ट्रू सेंस एक कंक्लूजन बनाती हैं, हमने वो नहीं की, फिर क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। बिकॉज ये छोटी छोटी निटी ग्रिटीज हैं एसे के बारे में जहां पर यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट, जो कि आपको फॉलो करनी है। और अगेन ये चीजें आपकी पक्की किस तरह हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप नहीं कर पा रहे होंगे। ये मिस्टेक्स होती कब है, जब आप अपना पहला ऐसे ही सीएसएस में जाके लिख रहे होते हैं, या कोई तीसरा चौथा ऐसे लिख रहे होते हैं, या इससे पहले आपने जस्ट कोई आउटलाइन चेक कराई होती है, एंड देन यू गेट इनटू दिस अजम्पशन के नाउ आई एम गुड टू गो। नो, यू आर नॉट। यू हैव टू डू प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली, रिगरसली। आज से शुरू होके आखिरी दिन तक आप 20 to 25 एसेस, बेशक फुल एसेस ना हो, फुल एसेस उसमें थोड़े ही हों, लेकिन यू हैव टू गेट द प्रोसेस गोइंग। आउटलाइंस लिखिए, चेक करवाइए। लाइक आई मेंशन, क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस। जिस दिन आपने लिखना छोड़ दिया ना, आपका हाथ भी चलना साथ छोड़ जाएगा, दिमाग भी चलना छोड़ जाएगा। लेकिन जब ये चलता रहेगा ना, तो आपकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपका ब्रेन, इट विल कीप द क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग। आपका म्यूज जो है ना वो चलता रहेगा। अगर वो रुक गया तो फिर वो रुक गया। So keep that going, keep your cogs running. अगली बात, multifaceted arguments substantiated with facts. Again ये वही बात है, लेकिन अब हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में कंसिडर कर लेते हैं। देखिए, ऐसे में हम लोगों के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक इशू ये आ रहा होता है कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए। सिंस ऐसे में आपने 18 से 25 तक पैराग्राफ्स लिखने होते हैं और हर पैराग्राफ में कोई नई बात बतानी है। तो एक टॉपिक पे, लेट्स से आपका क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, या सीपेक का, या फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है, या जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक है, आप उसके पास बारे में 18 से 25 नए रुख कहाँ से लाएंगे। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग तो चलो होगी, वी कंसिडर दैट। उसके बावजूद लेट्स से हमारे पूरे साल के एक्सटेंसिव रीडिंग में कहीं हमारे इस तरह का कोई टॉपिक नहीं कंसिडर हुआ, फिर हम क्या करेंगे। देखिए, हमारे पास सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स हैं। एसए के अलावा भी हमारे पास, चलें आप प्रेसी को भी एक्सक्लूड कर दीजिए, यू हैव 10 अदर जेन्युइन सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट की नेचर डिफरेंट है, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है, और स्पेशली ऑप्शनल्स में यू हैव सच अ वाइड वेराइटी। जो आप अपने 6 ऑप्शनल्स पढ़ रहे होते हैं, जिनके अंदर इतनी नई नई बातें होती हैं। कोई स्कॉलर कुछ कह रहा होता है, कोई फिलोसफर कुछ बता रहा होता है, कोई स्टैटिस्टिक्स कुछ जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं। आप अपने एसे को इंटरडिसिप्लिनरी क्यों नहीं बनाते। जब आपने 10 सब्जेक्ट्स जेन्युइनली अलग से पढ़े हैं,
आप एक एक आर्गुमेंट हर सब्जेक्ट से भी उठाना शुरू करें ना, you will never run short of your arguments. आप एक आर्गुमेंट उठाइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक ऐसे आ जाता है, इज इग्नोरेंस रियली अ ब्लिस? क्वेश्चन मार्क. सो नाउ अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या लिखूं. वेरी सिंपल मेथड इज दिस. मैंने पाकिस्तान अफेयर से एक आर्गुमेंट उठाई. लेट से मेरा थीसिस ये था कि यस इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. लेट से कि मेरा स्टांस ये है. मैंने पाकिस्तान अफेयर से एक आर्गुमेंट उठाई कि यस ignorance is a bliss because as long as the Hindus and Muslims of the subcontinent were ignorant of their mutual quarrels or their mutual differences, they were living under the shadow of harmony. There was total communal harmony and there was total political stability. Also, they were living like brothers and sisters. Basically, there was nothing going wrong in the subcontinent as long as we were ignorant of our mutual differences. But as soon as the British arrived, and as soon as we became aware of our mutual differences, the day that we realized that Hindus and Muslims are not merely separate religions, rather separate communities and separate nations, in fact, that was the day when all the communal riots started, when all the dissidents and differences started to erupt, all the whole 100-year-long political struggle started, and led to loss of millions of lives and 10 million refugees and so many rapes and horrors of the migration. That also led to vivisection of subcontinent, first into 2 and later into 3 countries. So that led to all of these disasters. क्यों? क्योंकि हमारी जो bliss थी ignorance वाली, जो खुशी थी हमें ignorance में, वो खत्म हो गई. इसी तरह let's say मैंने इसी argument को further करने के लिए यूरोपियन हिस्ट्री में से एक आर्गुमेंट ली, या लेट से पॉलिटिकल साइंस में से, दोनों में से एक आर्गुमेंट निकल सकती है कि yes ignorance is a bliss. Why? Because as long as the British or Englishmen were ignorant of the fact that there is a concept of popular sovereignty, or there is the concept of rights of people against the king or against the monarch, they were living in under complete harmony. Lekin, as soon as the political philosophers or the political scientists apprise the masses about the fact that they do hold some rights against the monarch, and that there is the concept of sovereignty of the people rather than the divine right of monarchy, that day was the day when civil war erupted, and English civil war lasted for so many years and led to loss of so many lives. उसकी वजह से इतने हॉरर्स हुए, इतने नुकसान हुए, इतना ज्यादा डिजास्टर हुआ कि English Civil War was basically a product of the finishing or the ending of the process of a blissful process of ignorance, right? तो इस तरह से आप different subject से, हर subject से एक एक argument निकाल सकते हैं. अब कहने को एक is ignorance a bliss एक literary या argumentative topic है, देखने में एक मुश्किल topic है, लेकिन आप हर subject से एक एक thesis निकालिए. कैसे मुमकिन है कि आपका ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होता, और एक बहुत अच्छा ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है? क्यों? इसमें आपके पास दलील है, इस्तदलालियत है, आपके पास इसमें जो है तमाम बातों का एक रब्त बनता है, एक सेंस बनती है. नाउ लेट्स से इसी ऐसे में मैं ये स्टांस ले लेती हूँ कि नहीं, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस because it is a short-term bliss, yeah, that is true, but in the longer run, we as humans are meant for shattering the cocoon of ignorance. Because ignorance is a sclerotic shell that ultimately has to be shed off. Why? Because the purpose of our creation is to gain knowledge. Knowledge is what distinguishes us from the other species. So ultimately, shedding this blissful ignorance is our fate and our ultimate human destiny. अब let's say ये एक मेरा स्टांस है, इसमें ही मैं इन्हीं आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करना शुरू कर देती हूँ. जैसे मैंने अभी एक पाकिस्तान अफेयर्स से आर्गुमेंट ली थी, मैंने कहा कि हाँ, जब तक हम लोग इग्नोरेंट थे, हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के म्यूचुअल क्वारल से हम खुश रह रहे थे, लेकिन अब मैं ये थीसिस दे रही हूँ कि अल्टीमेटली हम लोगों के जो डिफरेंसेस थे, they did exist in the first place, right? They were always there, although they were dormant, and they surfaced only when the British took over and the mutual political quarrel started to set up, which later took on a religious color or a religious tone, and ultimately
basically we had to live as separate nations because two nation theory was established on the day when the first Muslim set his foot on the subcontinental soil. Similarly, दूसरी जो मैंने argument ली थी European history से या political science से कि the Englishmen were living in complete harmony as long as there was no English civil war. इसमें हम यही reverse thesis कर लेते हैं. Let's say मैं कहती हूँ कि ultimately पॉपुलर सॉवरेनिटी और लोगों के राइट्स ने रियलाइज तो होना ही था ना. अल्टीमेटली एक मोनार्क या एक किंग या एक क्वीन का जो जबरी या ऑप्रेसिव या टिरानिकल रूल था, इट कुड नॉट गो ऑन फॉरएवर. वो जो ब्लिस थी, जो पीस की थी, वो शॉर्ट टर्म थी. एक ना एक दिन ये बात लाजमी थी कि जमहूरियत एस्टैब्लिश्ड होती. ठीक है, इंग्लिश सिविल वॉर हैड इट्स ओन हॉरर्स. It did lead to a loss of life of thousands and scores of people were, widowed and orphaned. लेकिन ultimately उसने जमहूरियत के प्रोसेस को सेट इन किया और होते होते ये जमहूरियत का प्रोसेस पूरी दुनिया में फैल गया. इंग्लिश सिविल वॉर के कुछ अरसे बाद ही आपका जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है. उसके बाद यूरोप में और पूरी दुनिया में जो है वो एक डेमोक्रेसी की वेव चल पड़ती है. सो दैट इज टू से कि आप अपने आर्गुमेंट्स कहीं से भी दूसरे सब्जेक्ट से डिराइव करते हैं, आपका एक रिच एसे बन जाता है. सो दिस इज हाउ यू मेक मल्टीफेसेटेड आर्गुमेंट्स. लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि डोरमेंट कंटेंशन ऑफ द टॉपिक. आपको टॉपिक की जो डोरमेंट कंटेंशन है, जो बीच की बात है, उसकी समझ नहीं आई. इस बात का क्या मतलब है कि you could not read between the lines कि basically question था क्या. एक बात याद रखिएगा, टॉपिक में और क्वेश्चन में there's a difference. टॉपिक होता है कि जैसे जेंडर इक्वालिटी या जेंडर स्टडीज का एक टॉपिक है. क्वेश्चन उसमें से हर साल डिफरेंट आना है. क्वेश्चन आता है 2021 के CSS के पेपर में कि जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन. जेंडर इक्वालिटी इज अ पॉपुलर स्लोगन. अब आप लोगों ने ये परसीव किया, मेजॉरिटी ने ये परसीव किया कि इसका मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन है और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये वजूहात हैं कि जेंडर्स जो हैं वो इक्वल हैं. फिर हमारे पास जो है वो औरत मार्च हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. यू कंसीव्ड द रॉन्ग नोशन अबाउट इट. जब आपने उससे एक रॉन्ग नोशन ले लिया ना, तो फिर आप उसके बारे में 3000 वर्ड्स का ऐसे कितना भी अच्छा लिख के आएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि यू कुड नॉट रीड बिटवीन द लाइंस कि बेसिकली एक्चुअली क्वेश्चन है क्या. क्वेश्चन क्या था कि जेंडर इक्वालिटी बस एक स्लोगन ही बन के रह गई है. इट इज अ पॉपुलर स्लोगन, राइट? प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं हुई. अब ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि जेंडर इक्वालिटी बस एक स्लोगन ही है. देयर इज मच हुllabaloo अबाउट जेंडर इक्वालिटी बट इट इज नॉट देयर ऑन ग्राउंड. फिर आपका ये वे फॉरवर्ड है, ये रिकमेंडेशंस हैं, दिस एंड दैट. दिस इज हाउ यू रैप इट अप. इसी तरह एक ऐसे आ जाता है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. आपने उसका एक ओवर सिंप्लीफाइड सा एनालिसिस ले लिया कि हाँ जी जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है क्योंकि जेंडर इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई ही नहीं है दुनिया में. ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि जेंडर पैरिटी नहीं है, पाकिस्तान में ये है, दिस एंड दैट. दिस इज अ रॉन्ग थीसिस. आपको डोरमेंट कंटेंशन ऑफ द टॉपिक नहीं समझ आई. डोरमेंट कंटेंशन ये थी कि जेंडर इक्वालिटी इज मिथ इसलिए है क्योंकि बोथ द जेंडर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी. Yes, they are equal humans, but they have different capacities and different responsibilities, right? This is how you understand the dormant contention of the topic. अब आप इस सवाल पर आइए कि CSS में essay का question रखा ही क्यों गया, क्या मकसद था इसका? So the functional definition of essay is that essay is basically a test of your skill to prove beyond a shadow of doubt in the most exquisite and in the most effective manner that your thesis, your stance is the rightest stance and all the other stances that are contrary to your stance are basically the wrong stances. कैसे करेंगे आप ये? आप refutation का process कीजिए जिसको एक philosophical
टर्मिनोलॉजी में डायलेक्टिकल प्रोसेस कहा जाता है, कि आपने अपना स्टांस दिया, आप फिर उसी का जो ऑपोजिट स्टांस है, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स का स्टांस है, जो आपके नफी करने वाले लोग हैं, उनका स्टांस दीजिए और फिर उसको गलत साबित कीजिए। दैट इज टू से आज से आप अपनी जिंदगी की सारी आर्ग्यूमेंट्स को, सारे डिबेट्स को, हर चीज को इन द टर्म्स ऑफ ऐसे देखना शुरू कीजिए। कैसे कि आपके सामने कोई भी डिबेट आता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट आता है, आप उसको कंपार्टमेंटलाइज कीजिए अपने नॉलेज को, कि these are the pros of it, these are the cons of it, this is the analysis, this is the way forward, these are the recommendations, right? उसके बाद आप अपने ओपोनेंट का स्टांस को जो है कंसिडर कीजिए, अपने ओपोनेंट का स्टांस को भी एक्सप्लेन करें और फिर साबित करें कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं, ये गलतियां हैं जिसकी वजह से मेरा ओपोनेंट गलत कह रहा है और मैं ठीक कह रहा हूँ, राइट? प्रूव कीजिए, स्टैट्स दीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट कि आपका स्टांस ही सबसे सही स्टांस है। ये मकसद है बेसिकली एसे का। सो नाउ वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। अब हम ये देख लेते हैं फाइनली कि इतने सारे डूज और डोंट्स को पढ़ने के बाद बेसिकली वो क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे एक इफेक्टिव एसे में होने चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम एसे को पास कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 6 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले नंबर 1 आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या है? क्या आपकी आउटलाइन स्ट्रक्चर्ड है? उसके बाद क्या आपका एसे स्ट्रक्चर्ड है? आपका पैराग्राफ्स में कोई स्ट्रक्चर है? फिर आपके डाउन टू द सेंटेंस लेवल कोई स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता है या नहीं? इज देयर अ पैटर्न और नॉट? क्या सब कुछ इन आइसोलेशन फ्लोट कर रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है? So between and among the paragraphs आपका स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होना चाहिए, राइट? Between and among the paragraph आपका एक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली एस्टैब्लिश हो ताकि उसके अंदर एक रिदम दिखे। दूसरी चीज है आपका ग्रामर। लाइक आई सेड, आप अपनी ग्रामर की और वोकैब की बेसिक्स को गेट देम थ्रू। उनको आपने, उनके बारे में कोई भी आपने रिस्क नहीं लेना, चाहे अब ये उर्दू का ऐसे हो जाए कुछ अरसे बाद या पंजाबी का ऐसे हो जाए, आपको अपने ग्रामर की या वोकैब की या लैंग्वेज की बेसिक्स को यू हैव टू गेट देम क्लियर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, राइट? उसके बाद में आपकी आर्ग्यूमेंट्स। अगेन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि आर्ग्यूमेंट्स आती कहाँ से हैं, कैसे आती हैं, बट आखिर में एक देयर इज अ नोट ऑफ कॉशन कि हम लोग अक्सर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज या जेंडर की सेंसिबिलिटीज इन सबको इग्नोर कर रहे होते हैं। के अजीज की एक बुक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, उसके अंदर इट्स अ वेरी गुड बुक, कभी टाइम मिले तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। बेसिकली के अजीज ने डिस्कस क्या किया है कि हम लोगों का जो निसाब है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक और देन एफएससी के लेवल तक, जो हमारा करिकुलम है, जो गवर्नमेंट का डिजाइन करिकुलम है, उसके अंदर क्या क्या फैक्चुअल या नॉन फैक्चुअल मसाइल हैं। एक नॉन फैक्चुअल मसला वो ये बयान करते हैं कि हम लोगों की प्राइमरी की बुक्स में ये लिखा जाता है कि हिंदुस्तान और में से मुसलमानों का एक अलग कौम का निकलना इसलिए जरूरी था क्योंकि हिंदू एक शातिर कौम थी जो कि अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों को जो है वो जतोकोब कर रही थी। अब क्या हुआ, एंड नोट दिस डाउन, जो लोग आप लोगों में से गवर्नमेंट स्कूल्स के या गवर्नमेंट सेक्टर के ग्रेजुएट्स हैं, ये बात नोट कीजिएगा। हम लोग ये बहुत शोर मचाते हैं कि क्यों हर साल सीएसएस में फॉरेन ग्रेजुएट्स या कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। ये बात बारीक बात है और ये बात समझने वाली है। कसूर गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स का भी नहीं है, क्योंकि दे हैव बीन डबली मार्जिनलाइज्ड कि पहले उन्हें एक गलत चीजें पढ़ाई गई और देन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं तो आप इतना कोई रेडिकल या लिबरल थीसिस दें जो कि बचपन से तो आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा। होता क्या है, अब हमने पैसिवली बचपन से ये चीज इंटरनलाइज कर ली कि हिंदू एक शातिर कौम है। सो हिंदू बेसिकली इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस आइडेंटिटी, इट इज अ नेशन एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि जो भी हिंदू होगा वो शातिर होगा। अब इसी तरह की कोई बात लेट्स सपोज हमने अपने एसे में कर दी। व्हाई? बिकॉज एसे का मकसद बेसिकली यही है कि जो आपके व्यूज हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, 3000 लफ्जों में कहीं ना कहीं निकल के जरूर आए, राइट? अब
लेट्स से किसी मोहम्मद अली ने इस तरह की बात करके एग्जामिनर को भेज दी और आगे कोई रामलाल या मोहन सिंह बैठा हुआ था चेक करने के लिए, कितना इंक्लूसिव या कितना रैशनल समझेगा वो रामलाल या मोहन सिंह आपकी इस बात को कि हिंदू एक शातिर कौम है? या अगर कोई रामलाल नहीं भी बैठा, कोई नूरुल हुदा भी बैठी है, और अगर इफ शी इज इन हर सेंसेस, वो कितना अच्छा समझेगी इस बात को कि आपने इस तरह की कोई बात लिख दी है विच इज नॉट रिलीजियसली सेंसिबल। फिर आप कोई सेक्टेरियन बेसिस पे जैसे बात कर जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी लिबरल माइंडेड या मॉडरेट इंसान को। फिर आप जेंडर सेंसिटिविटी को भी जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। वो इस तरह के, आई पर्सनली नोटिस दिस, प्राइमरी लेवल तक जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो ये पढ़ रहे होते हैं, तालीम निस्वा का जो उन्हें लिखवाया जा रहा होता है ऐसे, उसमें ये लिखवाया जा रहा होता है कि खवातीन के लिए तालीम बड़ी जरूरी है, तालीम उनका हक है, हमें उन्हें वो तालीम दिलवानी चाहिए जो उनके जिनसी जो है रोल्स जो हैं, जो उनके माँ का रोल है उसको बड़ा एनहांस कर सके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरी या नर्सिंग या टीचिंग। और हमें उन्हें वो तालीम देनी चाहिए जो उनकी दूसरे जिन्स के साथ हम आहंगी को रोक सके, राइट? सो हम इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, इस तरह के बायसेस को लेके, प्रेजुडिसेस को लेके हम लोग वी आर ग्रोइंग अप बेसिकली, और हमें नहीं पता होता द बिगेस्ट फैलेसी इज दिस कि वी as human beings are oblivious to our own prejudices and our own biases, right? तो अब आपने आर्ग्यूमेंट्स किस तरह की देनी है? बेसिकली एक इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट का देयर इज अ गोल्डन मीन, देयर इज अ गोल्डन मीन। ये एक्सट्रीम राइट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। एक्सट्रीम राइट से क्या मुराद है कि आप ये कह रहे हैं कि जो है डीपर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं खवातीन की, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें हमें ये राइट देना चाहिए, ये राइट हमें देना चाहिए। जब आप ऐसी बात करते हैं कि हमें ये उन्हें राइट देना चाहिए, तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि राइट इज अ प्रिविलेज conferred upon them by you. That also means that those rights can be taken back given that you consider that to be the best option, right? एक ये एक्सट्रीम होगी। एक ये एक्सट्रीम है कि अब आप LGBTQ राइट्स के प्रोपोनेंट बन गए, आप ये बात फेमिनिज्म में इतने आगे चले गए हैं कि आप होमोसेक्सुअल यूनियंस को जो है वो उनके प्रोपोनेंट बन गए हैं। मैं इस बात में जा ही नहीं रही कि ये बात ठीक है या गलत है, ये स्टांस कैसा है क्या नहीं है, क्यों? क्योंकि जो चीज CSS से रेलिवेंट नहीं है मैंने वो डिस्कस नहीं करी। लेकिन ये बात करने का मकसद ये है कि जो आपकी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आज तक पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही कंटेंशन चल रही है कि क्या ये चीज सही है क्या गलत है, जो चीज कॉन्ट्रोवर्शियल है अवॉइड द कॉन्ट्रोवर्शियल। इतने लिबरल या इतने लेफ्टिस्ट भी ना हो कि एग्जामिनर ये समझने लगे कि यू आर प्रोबेबली नॉट फिट फॉर द जॉब। व्हाई? बिकॉज कल को यू विल बी कॉलिंग द शॉट्स। आप ब्यूरोक्रेसी के एक अहम ओहदे पर फाइज होंगे और ऐसे ओहदे पर हम एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट या एक्सट्रीम राइटिस्ट को नहीं भेज सकते। वी नीड अ मॉडरेट पर्सन जो दोनों साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करे और फिर बीच की जजमेंट दे, राइट? तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सप्रेशन। I'll just quickly wrap it up क्योंकि आपका का टाइम होने वाला है। एक्सप्रेशन में क्या चीज आ जाती है? एक्सप्रेशन में सबसे पहली चीज जो आपकी नोटिस की जाती है ना, दैट इज योर हैंड राइटिंग। एंड बेयर दिस इन माइंड, हैंड राइटिंग आपकी जब तक अच्छी नहीं होगी, लिजिबल नहीं होगी, एग्जामिनर को कोई जरूरत नहीं है कि वो रुक के जबरदस्ती आपकी बात को समझ के आगे चले। इट इज योर जॉब कि आप एग्जामिनर को एट योर बेस्ट फैसिलिटेट करें। एग्जामिनर का ये काम नहीं है कि वो रुक रुक के आपकी एक एक बात समझे। जहां पर एग्जामिनर का पेन रुकेगा ना, वो काट के आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास thousands of other copies are there and thousands of other candidates are waiting in line which are probably more deserving than yourself. Handwriting के बारे में be very pertinent about it. I was a doctor, obviously मेरी writing बहुत बुरी थी। मैंने क्या किया, I didn't feel anything wrong in it कि मैं एक नर्सरी क्लास का जो एक वो बुक्स होती हैं, मैं ABC वहां से प्रैक्टिस करूँ। So you can begin from anywhere. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस आपके ही नसीब में आनी है ना। कहीं से भी शुरू करें, अपने आप को हम्बल रखिए, इस बारे में कोई शर्मिंदगी महसूस ना कीजिए कि अच्छा मुझे ये भी करना पड़ रहा है, राइट? हैंड राइटिंग के बाद लाइक आई सेड कि डिस्कवर योर ओन वॉइस।
आपका जो स्टाइल है उसको एनहांस करना, नाउ दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी। उसके बाद यही है कि आप हेवी वोकैबुलरी के बजाय इडियोमैटिक फ्रेजेस को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि दैट वुड ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज। कैसे? लेट्स सपोज मैंने कहा कि somebody has died, उसको कहने का एक बेहतर तरीका ये है कि he or she has kicked the bucket। इसी तरह मैंने अगर ये कहना है कि she is not paying any heed to my advice, I can also say कि my advice is falling flat on his ears। मैं अगर ये कहना चाहती हूँ कि America is not paying any attention to the demands of Pakistan, I can also say कि America is giving cold shoulder to Pakistan। तो ये जो phrases हैं ये बेसिकली आपको ब्यूटिफाई करती हैं आपकी आर्ग्यूमेंट को, रादर देन दिस कि आप वोकैबुलरी में से इतनी मुश्किल चीजें ले आए। ऑलवेज कीप इट सिंपल। आई वुड से दिस अगेन एंड टू कोट एन एग्जांपल जो कि बड़ी पर्टिनेंट एग्जांपल है, जो कि आपका आज की असाइनमेंट समझ लीजिए या आज का वीडियो लिंक समझ लीजिए कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए आप अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग एड्रेस देखिएगा। गेटिसबर्ग एड्रेस इज बेसिकली अ 2-minute स्पीच जो कि वॉर टाइम स्पीच है, जो कि बड़ी ही ब्रीफ है, लेकिन उस ब्रीफ स्पीच के अंदर बगैर किसी मुश्किल वोकैबुलरी के, बगैर किसी मुश्किल बात के इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बातें की गई हैं दैट इट इज टेकन टू बी एज द मोस्ट इफेक्टिव स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आप वो देखिए, आप वो पढ़िए, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिंपल रह के भी कम्युनिकेशन किस तरह से इफेक्टिव बनाई जाती है। यकीन कीजिए कि सिंपलिसिटी के साथ आप जितना जुड़े रहेंगे आप ऐसे में उतना ही ज्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे, एंड यू विल सी दैट इंशाल्लाह इन योर रिजल्ट्स एज वेल। लास्टली आई वुड से कि आप एक्सप्रेशन के अंदर क्या करेंगे, आप रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगेन आई वुड से क्लाइमेट चेंज पे आ जाता है ऐसे, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, आपने पहले बता दिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस, बट जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है दैट इज ड्यू टू अ प्रोसेस नोन एज एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब लेट्स से एनहांस्ड के बजाय मैंने उसे एग्जैजरेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख दिया। क्या आप तवक्का करते हैं कि आपके कैलिबर का एक CSS एस्पायरेंट जिससे एग्जामिनर को इतनी उम्मीदें हैं, आप उसे गलत टर्मिनोलॉजी दे आए हैं और वो ओवरलुक कर देगा? वो नहीं करेगा। ये बात इसी तरह है कि लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट, और मेरे पास एक स्टूडेंट आता है फाइनल ईयर MBBS पास करने, एंड आई एम द एग्जामिनर। मैं उससे तवक्का करती हूँ कि उसको रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी मालूम होगी। अब उसका जो पेशेंट था, जो केस मैंने उसे दिया था, वो मुझे आके बताता है कि मैम मेरे पेशेंट को सोकड़ा हो गया है, लेट्स सपोज दिस। मतलब हाउ इन द सेंस ऑफ इट कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं उसे पास करूंगी अनलेस कि वो मुझे बताया कि माय पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा। यही वो बात है जो आप याद रखिएगा इस जोक से या इस फन से, कि आपको भी अपना जिस भी रेलिवेंट टॉपिक पर आप अपना एसे चूज करते हैं, आप उसकी रेलिवेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करके आइए, बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजीज उसके अंदर ऐड करके आ जाएं, बिकॉज दैट मिस्टेक वुड नॉट बी ओवरलुक्ड। ऑलवेज बियर दिस इन माइंड, राइट। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो एक आखिरी चीज है आपकी टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में एग्जामिनर बार बार बात करता है। और ये सारी की सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्रेशन, ग्रामर, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर, ये आप कैसे मास्टर करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। When you enclose all of these things and all of what I have told you today within the ambit of practice, प्रैक्टिस किए बगैर आप ऐसे में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Why? Because ये सब चीजें जो थ्योरी हैं, आप इसको 6 दफा भी पढ़ लें, 10 दफा भी पढ़ लें, ये आपके काम नहीं आने वाली। प्रैक्टिकली जब तक काम नहीं होगा फिर थ्योरी काम नहीं आएगी। ये इसी तरह है कि आपने एक थ्योरी पढ़ ली फिजिक्स की फॉर एग्जांपल, और प्रैक्टिकल आप उसका नहीं करते, कभी भी नहीं करते, लेकिन एक दिन आपको यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, तो क्या आपके मैकेनिक्स चलेंगे? क्या आपका जो मशीन है या व्हाटएवर यू आर डिजाइनिंग वो चल पाएगा? वो रुक जाएगा, वो नहीं चलेगा। सो प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये आप बार बार करते रहेंगे तो ही आप सक्सीड करेंगे। क्योंकि एसए का एग्जाम अब जिसमें 80 to 90% लोग फेल हो रहे हैं, आप खुद अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, आप फियर का शिकार हैं, ऊपर से पहले दिन पहला पेपर भी एसए का है। You are under immense pressure unlike any other experience by yourself in your whole life. अब ये जो प्रेशर है और जो कॉन्फिडेंस है और उसके अलावा जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, ये एक नैरो थ्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये नैरो थ्रेड है, यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस एंड ऑन अ टाइट रोप, ये जो है ये प्रैक्टिस है बेसिकली। क्योंकि बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जो कॉन्फिडेंट तो बड़े होंगे लेकिन बात गलत करके आ रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बात ठीक करते होंगे लेकिन प्रेशर में गलत कराएंगे। आप यू डू नॉट वांट टू बी एनी ऑफ दोज फूल्स। एक तो वो है जो गलत बात बड़े ही एतमाद से करके आता है, एक वो बेवकूफ है जो सब कुछ पढ़ के गया है लेकिन फिर भी उसे बात करनी नहीं आ रही। आपने ये काम नहीं करना, ये काम आप तब टैकल करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मेंटर के पास जाइए, मेंटर का काम, इंस्ट्रक्टर का काम यही है, वो आपसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराए। व्हाई? बिकॉज लिखते हुए वाकई हम लोग हेजिटेट करते हैं। हम लोगों को एट सम टाइम्स पढ़ने में प्लेयर आ रहा होता है, हम लिखते हुए बहुत डर रहे होते हैं। मेंटर का या मेरा काम ये है कि मैं आपके उस फियर को खत्म करूं। फिर मेरा काम ये है कि मैं आपसे जबरदस्ती लिखवाऊं, तब तक लिखवाऊं जब तक आपकी सक्सेस इज नॉट रिटन ऑन द वॉल, राइट? So that is it about today's lecture. If you have any questions about all of this, feel free to ask me about it. Now the floor is open. I'll again remind you guys कि हम लोगों की classes are starting from next week inshallah. Sir Umair आपको like send to everyone the registration number. आप उस पर registrations करवा सकते हैं और you can join our session which is starting from next week, और जिसमें आपको ऐसे कि बहुत सारा जो है वो मटेरियल भी दिया जाएगा। उसके अलावा आपको बेसिकली मेरा तरीका यही होगा कि यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग एसे। आपको 24/7 जो है वो मैं अवेलेबल होंगी, जिससे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप इवैल्यूएशंस करवा सकते हैं, आपके वीकली टेस्ट होंगे, और वीकली टेस्ट तब तक नहीं होंगे जब तक आप सेशन में हैं। जब तक आप 2022 नहीं आ जाता, आपकी इवैल्यूएशंस ली जाती रहेंगी। I would always be available for you no matter what time of the day it is. आपको जब कोई सवाल हो, आपको जब कोई इवैल्यूएशन लेनी हो, I'll be there. तो प्रैक्टिस के करके हम दोनों एज अ टीम वर्क की काम करके इसको लेके चलेंगे। So get yourself registered on a priority basis because it's first come and first served. So yeah, अब if you have any questions, तो the floor is open. Unmute कीजिए या comment कीजिए, whatever you deem suitable. Do we have any questions? मैम वो जो आपने डूज लिखवाए थे ना, उनमें से जो सेकंड लास्ट था वो तो काइंडली बता दें, वो मेरे से नोट नहीं हो सका। ये वाले रूल्स? नहीं, इससे प्रीवियस वाले। अच्छा, the do's and don'ts, right? जी मैम वही। अच्छा, उसमें ये है कि if you have registered or if you're in the broadcast list, तो मैं WhatsApp पे आपको notes share करवा दूंगी of all this lecture, ठीक है? So that if you have missed any point, तो वो आपका miss ना हो। I'll share them, don't worry. आप अपना number share कर दीजिए सर उमेर से, and I'll make sure कि आप तक वो पहुंच जाएंगे। All right. The duration of the session is going to be 2.5 months. Basically 2 months आपके चल रहे होंगे for the compulsories. उसके बाद आपके 1.5 months to 1 month depending upon the length of the optionals, आपके optionals चल रहे होंगे। तो basically ये 2 to 3 months तक session जाएगा, लेकिन मेरा जो आपके साथ राब्ता है वो session तक नहीं है। It is not dependent upon the session. Again I am saying this कि February तक, 10 दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना, मैं आपके साथ हूँ। So you do not have to worry about this कि आपका सेशन कब तक है, आपके कितने लेक्चर्स में एस्से रैप अप हो जाएगा। आपका एस्से अब एक ongoing process, your creativity is an ongoing process, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। okay. जी वालेकुम सलाम।
How can we start introduction of essay? बेटा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ऑल द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऐसे जो है ना, दीज आर वेरी एग्जॉस्टिव टॉपिक्स। ये इनके ऊपर पूरी पूरी 1.5 घंटे की क्लास होगी विच वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। सो बट टू आंसर योर क्वेश्चन ब्रीफली, वो ये है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ना 5 से 6 होते हैं, तरीके होते हैं। यू कैन स्टार्ट इट विद एन एनेक्डोट, यू कैन स्टार्ट इट विद अ कोट, लेकिन ये सब चीजों से मेरा जो एक मेथोडोलॉजी है ना, वो सबसे लो रिस्क मेथोडोलॉजी है, जो कि एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल हो, जिसको आप, मैं, ये सब हम सब स्टूडेंट्स टैकल कर सकें, ठीक है, जो सबके लिए अडॉप्टेबल हो, और जो ऐसी हो जो हर एग्जामिनर के लिए भी अडॉप्टेबल हो। क्योंकि हो सकता है कि एक एग्जामिनर बहुत ज्यादा कोर्स से स्टार्ट होता हुआ एस्से जो है वो पसंद ना करे। व्हाई? बिकॉज एस्से में वो आपकी बात सुनना चाहता है, राइट? हो सकता है कि कोई एनेक्डोटल एस्से को पसंद ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज याद रख लीजिए कि आपकी जो एस्से की रेकमेंडेड बुक्स है ना सीएसएस में, उसमें उसने बात ये की है कि डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। देयर आर अ मिलियन वेज टू मिस द बुल्स आई, बट देयर इज ओनली वन वे टू हिट इट। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए अपना स्टांस। डायरेक्टली शुरू में ही आप मेक इट क्लियर, बजाय इसके कि आपने एनेक्डोट लिखने में एक पूरा या आधा पेज जो है वो वेस्ट कर दिया है, और आपकी जो असल बात है वो लाइक एट द एंड ऑफ द पेज या अगले पेज से स्टार्ट हो रही है। लेट्स सपोज एग्जामिनर वहां तक पढ़ता ही नहीं है, वो शुरू में पेज क्रॉस करके आगे चला जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, राइट? तो अडॉप्ट अ लो रिस्क अप्रोच। अगेन, ऐसे करने के, इंट्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम वो तरीका करेंगे जो सबसे लो रिस्क होगा, जो कि एफपीएससी का रेकमेंडेड तरीका होगा, ना कि कोई ऐसा तरीका जो किसी और कंपटीशन में हमें फर्स्ट ला रहा हो। रिमेंबर, हमने ऐसे पास करना है, हमने कहीं पे कोई मेडल नहीं लेना। अच्छा गाइस, ऑल्सो आप स्टे इन विद अस, बिकॉज एक आपको फीडबैक सर्वे का फॉर्म दिया जाएगा जो कि गूगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिया जाएगा, जिसमें आप इस डेमो क्लास के बारे में सर्वे, या द लिंक इज ओवर हियर, डेमो क्लास के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। दैट वुड रीच मी आउट एंड आई विल बी लुकिंग इनटू इट इंशाल्लाह। उसको लाजमी कीजिए। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम, ऐसे के अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? काइंडली वो बता देंगे मुझे, लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट? जी, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। देखिए, इसके बारे में ना डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, लेकिन अगेन मैंने बात शुरू ही वहां से की कि एफपीएससी का एग्जामिनर क्या कहता है रिपोर्ट में और सिलेबस में। अब मैं यही कहूंगी कि एफपीएससी का एग्जामिनर क्या है, उससे पूछते हैं। अब एफपीएससी के एग्जामिनर ने जो बुक रेकमेंड की है ना, दैट इज इंग्लिश एस्से के नीचे तो रेकमेंडेड बुक्स नहीं है, प्रेसी के सिलेबस के नीचे रेकमेंडेड बुक्स हैं। उसमें एक बुक है राइट बेटर स्पीक बेटर बाय रीडर्स डाइजेस्ट एसोसिएशन। उसमें जो राइटिंग वाला, जो एस्से राइटिंग वाला पोर्शन है ना, एक पेज है, उसको खोल के पढ़िए, उसको पढ़िए, आप फिर मुझे बताइएगा उसमें कहीं थीसिस स्टेटमेंट का लफ्ज है या नहीं, राइट? बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देना या वो थीसिस स्टेटमेंट के अल्फाज लिखना जरूरी नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट इटसेल्फ जरूरी है कि वो स्टेटमेंट आप जरूर लिखिए, क्योंकि उस स्टेटमेंट से जाहिर होगा कि आपका स्टांस क्या है बेसिकली। लेकिन जो आप उसको हेडिंग दे देते हैं, या थीसिस स्टेटमेंट या थ्योरी या केस स्टडी के अल्फाज लिख देते हैं ना, बेसिकली दैट इज अ लीथल मिस्टेक एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस कि अक्सर केसेस में जहां पर वो थीसिस स्टेटमेंट का लफ्ज लिखकर आए ना, दे गॉट फ्लंक्ड इट, ऑल्दो दैट वाज नॉट द सोल रीजन फॉर इट। और ऐसे हैं जहां पर लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट का लफ्ज भी लिखा, लेकिन वो हो गए पास क्योंकि उनके बाकी चीजों का डेलिकेट बैलेंस बहुत था। लेकिन चूंकि हमने एक लो रिस्क अप्रोच लेकर चलनी है, हमने एफपीएससी के मॉडल को फॉलो करना है, तो हम थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड नहीं लिखेंगे। हाँ, जहां हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं ना अपनी आउटलाइन में, उसके नीचे आप एक बुलेट पॉइंट बना के लिख दीजिए कि ये मेरे स्टांस है, बट मेक इट लाइक अ पॉइंट, राइट? आपको जरूरी नहीं है कि आप उस पर मोटा मोटा थीसिस स्टेटमेंट लिखें। और उसके अलावा देयर आर अदर मेथड्स एज वेल कि जब आप उसको अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख रहे होते हैं, यू कैन अंडरलाइन इट, उसको फर्स्ट लाइन में लिखिए, मिडल में लिखिए, लास्ट में लिखिए। ये सब सानवी बातें हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। पहले आपकी जो बाकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जो चीजें आपको एफपीएससी एग्जामिनर रिपोर्ट में बार बार रिआइटरेट कर रहा है ना,
उन पर फोकस कीजिए बजाय इसके कि आप इन सेकेंडरी कंपोनेंट्स पे आइए। ये चीजें बाद में देखेंगे, पहले हमें अपने ये जो 6 चीजें हैं ना, इन्हें स्ट्रेंथन करना है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू मैडम। मैम एसए के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? बेटा अब्दुल कदीर शाह, एसए के लिए कोई भी बुक नहीं पढ़नी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, बुक नहीं पढ़नी, टेक्स्ट बुक, नोट्स, इन सब से इज्तनाब कीजिए। अपनी फैक्ट बुक बनाइए, एक्सटेंसिव रीडिंग कीजिए और उस रीडिंग में से फैक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए, उनको यूज कीजिए। कोई बुक आपने फॉलो नहीं करनी बेटा, वरना यू आर लॉस्ट इन दिस स्ट्रगल, राइट? और वो किस तरह करना है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह इन एज वी गो थ्रू आवर सेशंस। लेकिन प्लीज जो भी होना, एट एनी कॉस्ट आपने बुक नहीं लेनी। Do we have any other questions? Yeah, we can start from descriptive essays. आपका पहला लेक्चर descriptive essays के ऊपर ही होगा इंशाल्लाह। The themes regarding essay along with structure, yes, obviously हम लोग जितने भी essay के types हैं, उन सब के themes भी पढ़ रहे होंगे, उनके types भी पढ़ रहे होंगे, उनका structure को बहुत exhaustively study कर रहे होंगे। तो this is the way we are gonna be going about it। और हम उन lectures को तब तक लेके चलेंगे जब तक आपको thoroughly उसकी understanding नहीं हो रही है, right? आप चाहे मुझसे 100 दफा क्वेश्चन करें, आपको 100 दफा एक चीज बोर्ड पर एक्सप्लेन की जाएगी, और टाइप्स भी होंगी, थीम्स भी होंगी, लिटरेरी भी होगा, उसमें जितने टाइप्स ऑफ एसेज हैं, जितनी थीम्स हैं, जितने बेसिक कंटेंशंस और आइडियाज हैं, वी विल बी गोइंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक्चुअली मैम, ये जो नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज में क्या फर्क होता है? जी देखिए, नैरेटिव ऐसे होता है कि आप एक नैरेटर हैं, ठीक है, और आपने अपना कोई वाक्या, कोई मंजर कशी, कोई वाक्या बयान किया है, राइट? ये होता है नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे सीएसएस में नहीं आया करते। जिस तरह के कोई ऑटोबायोग्राफी हो गई, या कोई आप बीती हो गई, या कोई सफरी कहानी हो गई, नैरेटिव एसे सीएसएस में नहीं आया करते। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एसे सीएसएस में आया करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है कि एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे अभी कोट किया था कि चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। बस ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें वो कोई कॉजेज इफेक्ट्स, कोई कंपेयर कंट्रास्ट नहीं पूछ रहा, एक सीधी सादी स्टेटमेंट है। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जिसमें आपने जो जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते जाना है, आपने एक वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस दे देनी है, एंड दैट इज इट, यू आर गुड टू गो। ओके मैम, ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, क्या कोई एक टॉपिक में हम ये दोनों आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एक साथ लेके चल सकते हैं, या सिर्फ हमें उस जो एक ऐसे का स्टेटमेंट आया उसको आर्गुमेंटेटिव ही बनाना है, या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही बनाना है उसको? अच्छा, ठीक है, आई गेट योर क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, अगर तो आर्गुमेंटेटिव आ गया है ना, कि जैसे ये था कि इज इग्नोरेंस रियली अ ब्लिस, अब तो क्लियर है कि आप आर्गुमेंट की दोनों साइड्स दे सकते हैं कि क्या वो ब्लिस है, एक स्टांस, क्या वो ब्लिस है नहीं, उसके पॉइंट्स, उसके बाद जो आपका स्टांस है यू लाइक प्रेजेंटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जो अगर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे है ना, कि जैसे यही है कि आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कि मैं आपको आपकी एग्जांपल से बताती हूँ। Are you there? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जब होगा ना, आपने जो उसने डिस्क्रिप्शन जो उसने आपको बता दी है ना बात, आपने एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ही लेके चलना है। अब आप उसको निगेट या उसके अपोजिंग व्यू नहीं दे सकते, ठीक है? एग्जामिनर ने जो आपको डिस्क्रिप्शन दे दी एक ऐसे की, कि फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, एक डिस्क्रिप्शन ही है। अब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप फिर उसको आर्गुमेंटेटिव में नहीं ले जा सकते कि नहीं इट्स नॉट अ मिथ। यहाँ पर आपको your thesis has to conform with the thesis that the examiner has given to you। ये बेसिक डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव का। यानी कि जहां आर्गुमेंटेटिव में you keep the argument open, डिस्क्रिप्टिव में you have to go with the flow। जो एग्जामिनर ने बता दिया उसी को साबित कीजिए। I hope it answers your question। Any other questions?
एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमने आउटलाइन के अंदर लिखना होता है या आउटलाइन के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग दे के हमने जब ऐसे स्टार्ट करना है उधर लिखना है इंट्रोडक्शन? बेटा, इंट्रोडक्शन जब आप आउटलाइन में लिखेंगे ना, आप तब सिर्फ एक हेडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है? हेडिंग दे रहे होते हैं, नीचे आप अपना बस एक थीसिस दे रहे होते हैं या नहीं भी दे रहे होते, बोथ वेज इट्स फाइन। जब आउटलाइन खत्म हो गई ना, ये पेज का एंड हो गया, आउटलाइन खत्म हो गई, नेक्स्ट पेज से अब यहाँ से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जो आपका एसे है ना, उसी के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। जितने भी पैराग्राफ्स हैं ना, इंट्रोडक्टरी हो गया, कंक्लूजन हो गया, वो एसे की बॉडी में, एसे के अंदर ही आएंगे। आउटलाइन में आपने कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, आउटलाइन में आप बस आउटलाइन ही लिख रहे होंगे। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया, तो आपने सीएसएस क्लियर किया हुआ है? बेटा, सीएसएस मैंने अटेम्प्ट दी हुई है, आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि सीईटीआई में जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं ना, या तो वो अपने 2020 के रिटर्न क्लियर कर चुके हैं, या वो पहले से क्वालिफाइड हैं, या फिर उन्होंने अटेम्प्ट दी हुई है। बट द थिंग अबाउट ऑल ऑफ अस इज दिस कि हम में से कोई भी इसलिए नहीं पढ़ाने आया हुआ कि हमने सीएसएस दिया हुआ है या क्लियर किया हुआ है। सिर्फ सीएसएस पढ़ लेने से हम में से कोई भी किसी सब्जेक्ट का माहिर नहीं हो गया। हमने सब इंस्ट्रक्टर्स वो रखे हैं जिनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है उस सब्जेक्ट में। अगर आप इफ यू पुट मी अंडर क्वेश्चन, तो आई कैन से दिस कि आई हैव अ राइटिंग एंड क्रिटिकिंग एक्सपीरियंस स्पैनिंग ओवर अ डेकेड. I have been writing for over a decade and I have been published in several international journals, and I am currently writing for Pakistani newspapers as an analyst. I have been under training. I have been to the LUMS Young Writers Workshop. I have been mentored by international editors and authors like Paul Tremblay and E. Liu. I have been mentored by Pakistani authors like Bilal and many others like I just mentioned. उसके अलावा भी जितने भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, लाजमी नहीं है कि उनमें से कोई भी जो है वो अभी अटेम्प्ट देके, बहुत सारे अभी अटेम्प्ट देके ही फ्री हुए हैं, लेकिन अपने सब्जेक्ट के वो एक्सपर्ट्स हैं। दैट इज व्हाट वी हैव मेड श्योर, बिकॉज क्वालिटी पे हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक और बात याद रखिएगा कि अगर किसी दिन इंशाल्लाह मैं सीएसएस क्लियर कर लेती हूँ और मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने बैठ जाती हूँ, तो दैट वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट एन ऑडियंस, लेकिन दैट वुड बी अ मोरल एंड प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी। व्हाई? क्योंकि मेरा सीएसएस क्लियर कर लेना मुझे किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनाता। हाँ, मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट मुझे किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर जरूर बनाती है। सो आई विल लेट माय लाइफ एंड माय एक्सपीरियंस स्पीक फॉर माय सेल्फ इंस्टेड ऑफ माय रिजल्ट्स व्हिच आर इन द पाइपलाइन। सो या, इंशाल्लाह। थैंक यू बच्चों, बस दुआ में याद रखिएगा। मैडम रमजान मुबारक और ईद मुबारक एडवांस में। इंशाल्लाह मैं आपका सेशन ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इट विल बी नाइस टू हैव यू ओवर हियर। टाइमिंग ऑफ क्लास दिनेश आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप सर उमेर के साथ रजिस्टर कर लें या ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ जाएं, तो आपको टाइम टेबल ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट क्योंकि हमारे अभी तक की जितनी रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सब स्टूडेंट्स में ज्यादातर लोग जॉब वाले हैं या इस तरह से हैं जिनके इवनिंग टाइम ज्यादा सूट करता है, सो हम लोगों ने इवनिंग में क्लासेस रखी हैं। हमारा सेशन मॉर्निंग का नहीं होगा। लेट्स सपोज कि आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो मॉर्निंग के सेशन डिमांड करते हैं, तो हम मॉर्निंग का सेशन भी रख लेंगे। दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि आपको फैसिलिटेट करना इज आवर प्रायोरिटी बेसिकली। सो यू कैन लेट सर उमेर नो। आपको जो इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड लेट दिस नो, गेट दिस कन्वेड। Any other questions? Ma'am, can we use quotation in our essay? You can definitely use quotations in your essay, and you should use quotations in your essay. However, do not make your essay all about quotations. क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर जो है वो आपकी बात सुनना चाहता है, आपका स्टांस, आपको ओपिनियन लेना चाहता है, बजाय इसके कि वो quotations की एक भरमार लग रही हो। Quotations यूज कीजिए, बट इन अ बैलेंस्ड मैनर। ऐसे में जहां आप सारी चीजें बैलेंस में लेके चल रहे हैं ना, इसको भी लाइक एवरी 2 to 3 पेजेस एक कोटेशन दे दीजिए, लेकिन कोटेशन इतनी ज्यादा ना हो कि उसे लग रहा हो कि आपके पास खुद का कहने को तो कुछ है ही नहीं। सो यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, सो डोंट सीम लाइक अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, सीम लाइक अ मैन ऑफ मटेरियल।
एक और चीज यहाँ पे मैं एक मेंशन करती जाऊं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी भी गलती करते हैं कि कोटेशंस की हाई क्वालिटी के चक्कर में, एक स्टूडेंट था जो सॉनेट्स लिखाता था, 14 लाइंस की सॉनेट्स कीट्स वगैरह की और अच्छे पोइट्स की, लाइक वो लिखाता था एंड ही गॉट फ्लंक्ड इन इट। व्हाई आपने पूरा पेज अगर कोटेशन या पोएम या इस तरह की किसी चीज से भर दिया है ना, दैट इज गोना कास्ट अ वेरी बैड इंप्रेशन। आप अपनी बात बताइए, अपनी जो है वो बात से कन्विंस करने की पावर को एग्जामिनर को प्रूव कीजिए। दैट इज हाउ यू आर गोना गेट अ गुड स्कोर। Ma'am, can we use quotation in the beginning of essay or in between the essay? बेटा both ways are fine actually, but it is better कि beginning में use ना कीजिए unless it is a very relevant and like it's hitting the nail in the head। एक चीज होती है ना, बिल्कुल it's hitting the bull's eye, आपके टॉपिक से बिल्कुल pertinent और बिल्कुल relevant quotation है तो लिखिए, लेकिन बेहतर है कि आप उसको बॉडी में ही ले जाइए, इंट्रोडक्शन में अवॉइड कीजिए। So basically it's a relative case, आपके quotation और आपके टॉपिक पे डिपेंड करेगा, and that is where I will guide you कि किस चीज को कैसे लेके चलना है। Okay, ma'am. Thanks a lot. No problem. I'm taking the last question क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है और मेरी टीम ने भी जाना है। So is there any last question? If there are no further questions, तो I'll wrap it up. आप लोग जो डेमो के फॉर्म्स हैं, उन जो गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको अभी लिंक भेजा गया है, उसको लाजमी फिल कीजिएगा। And if you want to get registered, तो the number is on your screen. If there is any question, so I am open to your questions. Otherwise, I'll just wrap the session up. Okay, guys. Okay, it was really nice to have you here. Or I hope to see you soon in the class, inshallah. Just remember in du'as.